नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत हुई है, कल होली की छुट्टी है, त्योहारी सीजन है और हमारे बाजार आपको अच्छे मूड में दिख रहे हैं। उतने अच्छे मूड में शायद नहीं दिखेंगे जितने आपको सुबह दिख रहे थे, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 125 अंकों की तेजी आपको निफ्टी में दिख रही है। थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है। 17,800 का एग्जैक्ट लेवल छूने के बाद बाजार हल्का सा नीचे आए हैं, बट अभी भी तेजी कायम है। सेंसेक्स 60,000 के ऊपर आपको कायम दिख रहा है। 500 अंकों की बड़ी तेजी है और निफ्टी बैंक भी आप देखिए 100 पॉइंट ऊपर होल्ड कर रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुबह से थोड़ा हल्के जरूर हुए हैं बाजार, बट अच्छे मूड माहौल में बने हुए हैं। और फ्रंटलाइन इंडेक्स से ज्यादा अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स, छोटे मझोले, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टोरल स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो वो जबरदस्त आती हुई दिख रही है। तो मौका हर किसी को इस बाजार में मिल रहा है एक्शन में पार्टिसिपेट करने का। आइए एक बार पहले बड़ी बातों पर फोकस कर लेते हैं और फिर अनिल जी से भी जानेंगे कि इस समय बाजार का मूड माहौल उनको कैसा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, 125 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है 17,725 के बाद। 17,800 एक बार दिन में छुआ जरूर था, वहां से थोड़ा हल्के हुए हैं। बैंक निफ्टी ये ज्यादा हल्का हुआ है, ऊपर से करीब 300 अंक फिसला है, बट अभी भी करीब 100 अंकों की बढ़त होल्ड कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में आज मुनाफा वसूली है। रिसेंटली गिरावट वाले बाजार में आउट परफॉर्म कर रहा था, आज आउट परफॉर्मिंग बाजार में गिर रहा है। बट बाकी सेक्टर्स देखिए, एनर्जी, पीएसयूज, आईटी, इंफ्रा, ऑटो, छोटे मझोले शेयर्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में आपको बढ़िया तेजी दिख रही है। और अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक है, यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक। घंटे में क्या करना है, कल की छुट्टी से पहले डेटा क्या कह रहा है और क्या स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है। गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। आज तो बोलना पड़ेगा सर। 500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स होल्ड कर रहा है, निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, थोड़ा बैंक्स हल्के हुए हैं, बट एक्शन अच्छा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छी हैं। 17,800 एग्जैक्ट छूने के बाद वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुई, बट अदरवाइज तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर बाजार। नहीं, अभी भी बढ़िया है दीप। और ऐसा तो हो गया नहीं कि एक तरफा ही चले। Exactly. जब गिर रहा था तो कौन सा रोज गिर जाता था। हाँ। रुक रुक के गिरता था, रुक रुक के होता तो था। बढ़ने में भी रुक रुक के बढ़ना चाहिए। देखिए, दो अच्छी चीजें हैं। पहली चीज तो है कि कहाँ रुकना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है जी। कि कहाँ से आपको रुक कर वापस करेक्शन देना है। सो वो जो करेक्शन देने की जगह है वो एकदम परफेक्ट है। आज हमारा शॉर्ट कॉल जो था कि एग्रेसिव सेलर्स सेल बैंक निफ्टी 17,800, 17,875, आज का ही 17,800 है। तो एकदम परफेक्ट हाई रेंज से घुमा है वो एकदम। और 800, 850 आज सुबह अपनी पहली लाइन भी ये थी। अब निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 800, 850 है। वो आपको 800 मिल गया। तो बड़े लेवल पे तो रुकना ही चाहिए ना। बड़े लेवल पे नहीं रुकेगा तो कहाँ रुकेगा। और जो रुका है वो आपको एक वापस से मौका देगा। नेचुरली जो पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा सा हायर साइड पर आया था शुक्रवार के बाद, आज और इंट्राडे में और बढ़ा, तो वो हल्का हो रहा है। हल्का होने के बाद आपको फिर एंट्री करने का मौका देगा। मैं थोड़ी देर में डेटा देख के आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि खरीदने की रेंज में आ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो 17,700 के आसपास मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ। बाकी एग्जैक्ट डेटा देख के मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है 17,650, 17,725 ये रेंज होगी जहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए वापस से। 650, 725, तो 725, 700 पे एक एंट्री कर लीजिए। 650 आए तो और एंट्री कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको टुकड़ों में फिर से लेना है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज हल्का अंडर परफॉर्म कर रहा है। पहले सुबह तो भागा भी अच्छा था। और बैंक निफ्टी भी आप देख लीजिए, जो अपना पहला टारगेट था आज का रेंज का, ये दिन की रेंज जो देख लो आप, 40,550, 40,675। आज का हाई देख लीजिए 40,671, एग्जैक्टली वहीं पहुंचा। सो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे जाके रुका है। सो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम परफेक्ट मार्केट है। बैंक निफ्टी भी आपके लिए लेने की रेंज में आ रहा है 41,300 के आसपास। 41,250, 41,300 लेने की पहली जगह जहाँ बैंक निफ्टी पहुंचा है। और निफ्टी 17,650, 17,725 लेने की जगह वहाँ पहुंचा है। कोई ऐसे बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, मार्केट अच्छा है, बाय ऑन डिप से। इसका मतलब इतना ऐसा ना कि इतने दिन क्या होता है, अगर आप समझो 3 दिन आपने अरमान भी और नूपुर भी है, इनको भी जरा दिखाओ तो पता चलेगा। ये दोनों हमारे, आप तो उपवास वगैरह नहीं करते ना? नहीं। हाँ, ये दोनों करते हैं। अच्छा। हाँ, साल में एक दिन तो करते ही, संवत्सरी के दिन बराबर है। हाँ। कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जिन लोग जो 3 दिन, 8 दिन, हाँ, वो लंबा। अब अरमान एक चीज बताओ, अगर किसी ने 8 दिन उपवास किया, उसको 9वें दिन बोले भरपेट खा ले जितनी तेरी इच्छा है, क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा। सेम 8 दिन से किसने कुछ खरीदा नहीं, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से खरीदा, अचानक से आप भर भर के बहुत सारा ये ले लोगे। व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है, खरीदना ये बराबर है। सही बात है। देखो, अपनी ताकत से खरीदना है। इतने दिनों से तो मतलब खाली पेट बैठे हुए, फिर सोचो बहुत सारा खा ले, क्योंकि इतने दिन से नहीं खाया। मार्केट में चलता नहीं है। सो आप आनंद लीजिए,
व्यंजन आपके सामने आ रहे, तेजी हो रही है धीमे धीमे, टुकड़ों टुकड़ों में आराम से जितना संभाल सके उतना खरीदिए। मंदी का मतलब ये नहीं कि हर रोज गिरेगा, तेजी का मतलब ये नहीं कि हर वक्त बढ़ेगा, तो उसको बैलेंस बना के चलिए। ऊपर के टारगेट निफ्टी 17,800 875 है, बैंक निफ्टी 41,675 के पार निकलने के बाद 41,800 से 41,975 के टारगेट है, बीच में 41,725 775, छोटी सी जगह, छोटी है बड़ी नहीं। तो हमें अल्टीमेटली 42,000 तक जाना है जो बजट के दिन के हाई हैं, और हमें अल्टीमेटली लगभग 18,000 तक जाना है जो बजट के दिन के हाई आपके बैंक निफ्टी पर है। तो इसलिए व्यू पॉजिटिव साइड पर रखें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें, धीमे धीमे अपनी कैपेसिटी पाचन क्षमता के हिसाब से खाएं। बस डन सर, अंडरस्टूड। चलिए, ये एलजी की स्ट्रैटेजी, कोई परेशानी नहीं है, लेवल्स को बस रिस्पेक्ट करिए और वापस अगर थोड़ा और नीचे आते हैं, हल्के होते हैं बाजार, तो फिर से एंट्री का मौका मिल रहा है। एक तो बढ़िया एंट्री आपको आज ओपनिंग पर मिली गई थी, अब वापस एंट्री का मौका मिल सकता है। आइए फिर नजर डालते हैं कुछ अहम ट्रिगर्स आने वाले दिनों के, और साथ ही खबरों को लेकर भी नुपुर अरमान दोनों ही तैयार है। नुपुर, बताएं क्या है अहम ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज की बात करें तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जहां पे बोर्ड बैठक है, अंतिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करने वाली है, तो ये स्टॉक आज फोकस में और इस पे सबकी नजर भी है। कल की बात करें तो होली के त्यौहार पर कल मार्केट बंद रहेगा, तो ट्रेडिंग हॉलीडे है कल हमारे लिए। यूनिपार्ट्स इंडिया, जहां पे आईपीओ जो आया था उसका 90 डेज का लॉक इन 50% जो है वो कल के दिन खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन आपको अगले दिन नजर आएगा। ग्लोबल की बात करें तो फेड चेयरमैन के टेस्टिमनी है यूएस कांग्रेस के, जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी सबमिट करी थी, जो डिटेल सबमिट करी थी उसको लेकर, तो यहाँ भी बाजार की नजर रहेगी। बुधवार के दिन की बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 2023, तो यहाँ पर भी सबको वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे रहेगा। और नैटको फार्मा की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड बैठक है, शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को कंसिडर करने के लिए बुधवार के दिन, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। मैरिको की बात करें तो इंटरिम डिविडेंड है 4.5 रुपए का, एक्स डेट है उसकी वहां पर, तो एडजस्टमेंट आपको प्राइस में नजर आएगा, यहाँ पर भी नजर रहेगी। ग्लोबल से यूरोप से Q4 का जीडीपी डेटा आता दिखेगा, जो लास्ट क्वार्टर गया है उसका जीडीपी डेटा आएगा। उसके साथ साथ ईसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक पब्लिक इवेंट में अपनी स्पीच देने वाले, तो यहाँ से जो भी इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बयान आता है उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। और इसके अलावा जो चेयरमैन साहब है उनकी टेस्टिमनी वो कंटिन्यू रहने वाली है बुधवार के दिन, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है ग्लोबल के लिहाज से। तो अहम ट्रिगर्स हैं और काफ़ी सारा डेटा आने वाला है, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुगर कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर पर खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय का उनका बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने ये कहा है कि FY23 में जो शुगर उत्पादन है वो 3.59 करोड़ से घटकर लगभग 3.36 करोड़ के आसपास संभव है। उसी के साथ साथ FY23 में कुल मिला के 10 लाख टन अधिक जो है शुगर का एक्सपोर्ट जो है वो संभव है। अलेम्बिक फार्मा, इनको US FDA से दवा की अर्जी जो है उसकी मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इलेक्ट्रिक इंटेक, यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई दिखी है, इनको तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट से लगभग 550 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक बड़ा ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने MCLR में जो 0.30% 0.3% के आसपास की जो है दरें वो बढ़ाई है, और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये कल से लागू होने वाली है। बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर एक अपडेट आया कि उन्होंने कोयम्बतूर में एक अपना जो ओपन डिलीवरी सेंटर है वो खुला है। उसी के साथ साथ आईपीओ के हिसाब से RMB इंफ्रा प्रोजेक्ट के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और 2 ब्लॉक डील्स हैं जिसमें टाटा स्टील लगभग 49 लाख शेयर्स और IDFC फर्स्ट बैंक लगभग 12.5 लाख शेयर्स के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार, और आज आपको संख्या में ज्यादा लोग नजर आएंगे। राइटली सो, मस्ती की पाठशाला जिस दिन हो उस दिन सब लोग पहुंच ही जाते हैं। ओके, आइए पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, ONGC में एक ब्रेकआउट, ऑलरेडी ब्रेकआउट 4-5 दिन पहले आया है, जो बंसल जी और कुणाल जी बोल रहे थे। अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है, 160 के पार ये निकलेगा, तो एक 10 रुपए की मूव आज के दिन में ही आ सकती है, आज या मे भी परसों सुबह तक। कल छुट्टी है इसके लिए, तो आपको यहाँ पर लेना है। अभी 160 का भाव है, 157 का स्टॉप लॉस, 3 रुपए की रिस्क होगी। टारगेट 170 171, 9 से 10 रुपए का रिवॉर्ड है, और टाइम फ्रेम आज और परसों।
की राय वागले साहब की तरफ से 157 के स्टॉप लॉस के साथ। बिगुल अगला है हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, क्लियरली ऑयल एंड गैस सेक्टर ही फोकस में है। सुबह एमजीएल में बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है और अब मुझे लगता है कि इसी के पीछे पीछे आईजीएल में भी ब्रेकआउट की तैयारी है। आईजीएल में खरीदारी करके चलेंगे। 446 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 441 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 464 और 470 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों में आईजीएल में बनता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक ऑलरेडी 4 वीक के हाइज का एक ब्रेकआउट एस्टेब्लिश कर चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते यहाँ से 5% तक का आप मूव बेहद शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईजीएल में भी खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती है। आज गैस स्टॉक सारे जबरदस्त एक्शन में आपको दिखेंगे। बिल्कुल जबरदस्त मूव आ रही है और शुरुआत एमजीएल ने करी थी, जैसा अनिल जी आपके लिए सुबह हाईलाइट भी कर रहे थे। ग्लोबली गैस प्राइसेस में बड़ी गिरावट आई है और साथ में इन्होंने एक एक्विजिशन भी करी है, तो दोनों का फायदा वहां पर हो रहा है। गुजरात गैस 2000 में था भी, पहला टारगेट तब के तब आ भी गया और यहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। गेल पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन साइड से वो भी आती है। एक बार सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। जरा बताएं कोई काउंटर जो इस स्पेस में अच्छा लग रहा हो, जिस तरह ग्लोबली गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं, इन सारी कंपनीज में चांदी आ रही है? दीप, मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। सिद्धार्थ जी, मैं कह रहा था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी कोई कंपनी जो आपके रेडार पर हो, जिस तरह से गैस प्राइसेस में गिरावट आई है, स्पेशली ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहां पर तो बड़ी तेजी बन रही है सर। बिल्कुल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में दीप आईजीएल काफी बेहतर है, गुजरात गैस भी ठीक है, बट इससे बेहतर मुझे रिफाइनिंग कंपनी है चेन्नई पेट्रो, ये काफी बेहतर लग रहा है ऑयल एंड गैस स्पेस में, क्योंकि चेन्नई पेट्रो का ओवरऑल जीआरएम्स की बात करो तो वो भी दमदार आए हैं पिछले क्वार्टर्स के, और आने वाले क्वार्टर्स के भी जो गाइडेंस है वो काफी बेहतर दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिफाइनिंग बिजनेस में चेन्नई पेट्रो काफी बेहतर कर सकता है, और अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो गुजरात गैस। इसी के साथ दीप, अगर मौका मिले तो एक बिगुल बजा सके। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, रंगों का त्योहार है होली, और रंगों के सरताज को ना याद करें ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कंपनी होगी एशियन पेंट्स, क्योंकि रंगों का सरताज डेकोरेटिव पेंट्स की कंपनी एशियन पेंट्स, इस पे खरीदारी की राय। दमदार बिजनेस है। आज अगर डीलर नेटवर्क की मैं बात करूं तो 70,000 डीलर्स है। नंबर 2 प्लेयर जो है, इसके 35,000 डीलर नेटवर्क है, तो डीलर नेटवर्क तो दमदार है ही। ग्रॉस मार्जिन बहुत दमदार है। केपेक्स है 5400 करोड़ का आने वाले समय में। कैपेसिटीज बढ़ रही है एशियन पेंट्स की। पिछले क्वार्टर के जो नतीजे थे वो कमजोर थे, बट वो मुझे लगता है वन ऑफ है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एशियन पेंट पे दमदार ग्रोथ हो सकता है 15-20% का सेल्स में, तो वॉल्यूम्स भी अच्छे आ सकते हैं एशियन पेंट्स के। इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट एशियन पेंट पे आपको रखना है 2960, 2960 का। लंबे समय का टारगेट होगा 3570। तो मुझे लगता है कि रंगों के सरताज को अभी जरूर याद करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय एशियन पेंट्स पर खरीदारी करने की, रंगों का सरताज। और ऐसे ही एक सरताज तो नहीं बोल सकते, फिर सरताज इन्होंने रख लिया, तो ऐसे ही रंगों वाला एक शेयर सुबह जेम्स साहब का भी था, जेम्स के तौर पर एक्सो नोबल। सुमित जी का भी एशियन पेंट ही था। सुमित जी का भी एशियन पेंट था होली स्टॉक में। होली स्टॉक, अच्छा 11 बजे नहीं, रंग रंगीले अपना 11 बजे, अपना ये 11 बजे 8:30 बजे। अच्छा होली स्टॉक था ना। हाँ, एशियन पेंट्स 2900 और 2950 के टारगेट के लिए सही जवाब। और जैन साहब ने आपको दिया आज जेम्स स्टॉक एक्सो नोबेल, ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त एक बार आशीष सर से भी उनका व्यू या फिर कोई स्प्रेड है तो जानने का। सर स्वागत है आपका भी, बताएं। अनिल जी देखिए, मार्केट वो जो उस दिन लेवल बात हुआ था 570 के ऊपर अगर रहेगा तो अच्छा रहता है, और 800 तक जा सकता है, तो अब 800 तक गया।
अभी भी लगता है अनिल जी मुझे कि कोई मोमेंटम बना रहना चाहिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो निफ्टी में जो अनिल जी स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये है कि अनिल जी अब ये 700-800 के बीच में मुझे लगता है कि निफ्टी 700-800 के बीच में कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम पे, और 800 क्रॉस करने के बाद 18,000 भी हम जा सकते हैं। तो अब ये देखना है कि कितनी देर कंसोलिडेट करता है, कुछ घंटों करता है या कुछ दिन करता है। सो इंटरेस्टिंग होगा वॉच करने के लिए, बट मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी ने अनिल जी आज वो जो जब दम दिखाना चाहिए था जिस तरह से गैप अप के बाद वो नहीं दिखाया, और अभी अभी जो गिरावट आई है अनिल जी इसमें एक बियर स्प्रेड है बैंक निफ्टी में, मैं देना चाहता हूं। एक हमने अनिल जी एक अपडेट दे दूं, निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाया था 550-400 का उस दिन 11 रुपए कॉस्ट में, वो 3-4 रुपए चल रहा है, उसमें 5-6 रुपए का लॉस है। तो अनिल जी 11 रुपए इनबिल्ट स्टॉप लॉस है, चाहे कुछ भी रहे, निफ्टी अगर 550-600 के ऊपर रहता है तो इनबिल्ट स्टॉप लॉस है अगले 3 दिन के लिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मतलब इंश्योरेंस कॉस्ट है, और होने को कुछ भी हो जाता है अनिल जी। एक दिन में भी कभी कभी हमने देखा टेस्ट मैच जो मैं बोलता हूं पलट जाता है कि लास्ट डे पे जब पिच टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है पता नहीं चलता। तो अनिल जी अभी के लिए मुझे एक निफ्टी का बैंक निफ्टी का बियर स्प्रेड देना है। तो चलिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी 41,000 की यहां से 300-350 पॉइंट नीचे है वैसे तो। बैंक निफ्टी की एक पुट लेनी है और 40-500 की 2 पुट बेचनी है। इसको बनने में अनिल जी स्प्रेड को लगेगी कॉस्ट कोई 25-26 रुपए। इसका स्टॉप लॉस है अनिल जी 30 रुपए, मतलब इसमें हम लॉस नहीं होगा। जब 41,000 की पुट का प्राइस जो हमने 85 या जो भी अराउंड ली है, ये 30 रुपए अगर आ जाएगी तो हम इसको काट देंगे, तो इसमें अनिल जी हम लॉस बुक नहीं करेंगे। मतलब जो 30 रुपए की कॉस्ट है, जो 25-26 की कॉस्ट है प्लस ब्रोकरेज में मान के चलता हूं कि 30 रुपए लग जाएगी किसी को, तो 30 रुपए अगर इसका प्राइस आ गया तो इसको स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। अदरवाइज अनिल जी इस स्प्रेड को कैरी करना है। 41,000 की 1 पुट लेनी है और 40-500 की 2 पुट बेचनी है। ऊपर में अनिल जी वर्स्ट केस में जो 25-26 रुपए उससे ज्यादा का लॉस होगा नहीं, मतलब अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी करते हैं तो भी 25-26 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। बट जैसे मैंने कहा कि हम ट्रेड में लॉस नहीं देंगे। जब 30 रुपए का भाव 41,000 की पुट रह जाएगा हम काट देंगे और 40-500 को छोड़ देंगे। और अनिल जी सेफ कहां तक है? नीचे 40,000 तक, जो कि यहां से 1300 पॉइंट नीचे है। मुझे लगता है कि अनिल जी अगले 2 दिन के अंदर एक डिप बैंक निफ्टी जरूर मारेगा, और वो थोड़ा सा मीनिंगफुल डिप भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई 40,000 चला जाएगा, 40-500 भी शायद ना जाए, लेकिन अनिल जी 200-300 पॉइंट पुट के अंदर भी जो भाव होता है ना, ये जो 85 रुपए का, ये 185 रुपए हो जाता है। तो ऐसा स्प्रेड अनिल जी इसलिए बनाते हैं कि 25-26 रुपए बनाए और 2 या 3 गुना पैसे हो जाए। तो मतलब बेसिक वो है, मंदी नहीं है, मार्केट बायर डिप्स है। जो आपने सुबह भी कहा, बिल्कुल सही कहा कि अब शायद वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बन गया है कि 17,200, 250-300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। और वो आई थिंक आई ऑल्सो कंफर्म दैट काइंड ऑफ व्यू। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है अनिल जी, बैंक निफ्टी में इसलिए बियर स्प्रेड बनाया है। बाकी अनिल जी अभी भी स्टॉक्स में कोई बहुत मजा नहीं है। बैंकिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। सडनली हम ऑयल गैस की बात कर रहे हैं। ऑयल गैस अच्छा लग रहा है अनिल जी, ये पीएससी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अनिल जी पिछले अगर मैं महीनों का देखूं ना, जो थीम आया है ना, जो भी थीम निकल के आया है उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब जब वो होता क्या कि और कुछ चलता नहीं है, मार्केट चलते हुए दिखती है और एक ही थीम चल रहा होता है, उसी की बात होती है और उसी में अपॉर्चुनिटी भी निकल के आती है। बट अनिल जी फिर वो फिजल आउट हो जाती है, फिर वो 8वां 10वां 11वां 13वां थीम बन जाता है कि उसमें फंस गए। तो मुझे लगता है अनिल जी, जो मैं बार बार कहता हूं, अगर तेजी करनी है तो इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। तो चलिए इंडेक्स में भी तेजी के बजाय बैंक निफ्टी में आपको करनी है इस वक्त मंदी, वहां पर पोजीशन बनानी पुट ऑप्शन के जरिए। ये राय आशु सर की। आइए स्विंग आशु मदान साहब के बाद निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, इंट्राडे के लिए ट्रेड होगा, आज के लिए ही है। अभी स्पॉट 17,728 पे है और हम इस लेवल पे 17,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 74 में मिल रही है। 17,700 की कॉल ऑप्शन 74-75 ऐसे मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का, और जो इनमें टारगेट मिलेगा हमें 3.25 3.5 हम निकल जाएंगे। मोस्ट लाइकली मुझे जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 100 से 110 का हो सकता है। हम 17,700 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदेंगे। ओके, 17,700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। 74 में 50 का स्टॉप लॉस और 3 3.5 के बीच में बाजार बंद होने के बाद जो भी आपको टारगेट मिले, जैसे भी मिले निकल जाए। रखना चाहें तो 100 110 के टारगेट रखें। धन्यवाद नितिन जी ये पिक देने के लिए।
आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS का बताएं सचिन जी। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आपको और सभी जी बिजनेस के दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। एंड जो स्टॉक मैंने आज चूज किया है वहां पर एक काफी अच्छी रैपिड अपमूव ट्रिगर हुई है। स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने के 2 प्रयास इसने किए थे जो फेल हो चुके थे, बट जिस तरीके से आज की प्राइस एक्शन डेवलप हुई है एंड जिस इंटेंसिटी से इसने जो अपना लेवल था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लगभग अराउंड 3 का वो निगोशिएट किया है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम और कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। सो 388 एंड 395 ये 2 लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी बलरामपुर चीनी के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 372.50 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। आए आपके लिए सचिन जी की तरफ से बलरामपुर चीनी। सचिन जी ईमानदारी से बताइए, इसकी याद कैसे आ गई? इसको देखा जी, एक्चुअली प्राइस एक्शन जिस तरीके से डेवलप हुई थी पिछले 2 बार मैं इसे चेस करने की कोशिश कर रहा था, बट कहीं जाकर प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रही थी 370 के ऊपर। तो ये स्टॉक मेरे काफी दिनों से रेडार पे भी था एंड जिस इंटेंसिटी से इसने सेकंड हाफ में एक मूव बनाई है, तो मुझे लग रहा है ये तीसरा अटेम्प्ट है। मुझे लग रहा है ये फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये फेल हो जाता है तो काफी बड़ा पैटर्न फेलियर यहाँ पर होगा, बट जिस तरीके से RSI है प्लस इसके जो दोनों शॉर्ट टर्म एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर देना चाहिए इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे। एंड इसीलिए मुझे लग रहा है एक काफी अच्छी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे। हमारी खास पेशकश का है वक्त। शेर का हाल हराया लाल। तो आज इस हमारी खास पेशकश में एक खास शेर है जी। शेर का हाल हराया लाल। आप सभी एक्सपर्ट्स को गेस करना है वो कौन सा शेर है। एनी आइडिया? बहुचर्चित, बार बार लगातार चर्चा में आने वाला। कुछ लोग उस पर बड़े बुलिश हैं और काफी लोग अब बेरिश भी। काफी लोग जो पहले बुलिश थे आजकल उनको मन नहीं करता इसके बारे में बात करने। कुछ लोग जो पहले ऐसा लगता था कि कभी मन नहीं करता था आजकल रिकमेंड करने लगे खरीदने के लिए। एनी गेसेस? डॉक्टर लाल पाटलर। ओके। पेटीएम। हाँ कौन सा? पेटीएम। ओके। ओके। जोमेटो। ओके। आप कुछ नहीं बोलेंगे? डेल्टा कॉप। किसने बोला? यस बैंक। यस बैंक। उसके पहले कौन सा बोला था सिद्धार्थ जी? डेल्टा कॉप। नहीं, उसके पहले कौन सा बोला था? डॉक्टर लाल पाटलर। और भी 5-7 बोल दो सारे। कोई तो निकलेगा ही। आइए तो सिद्धार्थ जी सप्लीमेंट्री में हुए पास। पहली बार में तो नहीं हो पाए सिद्धार्थ जी, लेकिन फिर भी पास आप अकेले हुए, चिंता न करें, बाकी सब फेल है। जी हाँ, डेल्टा कॉप है वो शेर का हाल हराया लाल। आइए अरमान और वरुण है हमारे साथ, शुरू कीजिए। सर मैं चालू करूं? आप ही टॉस करो पहले। 1 मिनट आएंगे, नितिन मेनन साहब आएंगे, टॉस करवाएंगे। शुरू करिए जी। सर डेल्टा कॉप सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तो दिग्गज तो है ही सही, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कैसीनो सेगमेंट में जो अगर कंपनी है उसकी एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, या फिर आप ऑफशोर कैसीनो की बात करेंगे तो वहां पर भी 2 सबसे बड़े जो है वो भी इन्हीं के पास है। और तो और अगर आप ये देखेंगे फ्लोटिंग जो कैसीनो है होटल्स है उसमें भी सिर्फ एकमात्र कंपनी है। इन सब पैमानों पर ये काफी बढ़िया कंपनी है। नहीं अरमान, कैसीनोस तो मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन स्टॉक पसंद नहीं है क्योंकि कंपनी ने उस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिया है। और आप देखिए पिछले 5 साल का CAGR ग्रोथ लगातार कंपनी का जो CAGR है वो कम होते जा रहा है। पिछले 5 साल में सिर्फ 6% के आसपास कंपनी के आय में बढ़ोतरी देखने मिली है। मुनाफा तो 1% के आसपास गिरा है। नो डाउट आप इसमें कोविड का पीरियड जोड़ सकते हैं, लेकिन
फिर भी हाल उतने अच्छे नहीं लग रहे। देखिए, आपको कसिनो पसंद है, अगर ये तो कह दिया आपने, पर उसके बाद अगर आपको ये स्टॉक भी पसंद आ जाता, अगर आप 5 साल का कैगर नहीं, थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन अभी हाल रिसेंट वाला देख लेते, क्योंकि अगर वो 9 मंथ्स की इनकी जो आय है वो लगभग 793 करोड़ आई है, जो कि प्री कोविड स्तर था FY19 में, जो कि सबसे बढ़िया था इनका, वो 800 करोड़ था, जो पूरे साल में उन्होंने किया था प्री कोविड स्तर में, वो सिर्फ उन्होंने 9 महीने में अचीव कर लिया। डेफिनेटली, लेकिन आगे की राह इस कंपनी की थोड़ी दिक्कत वाली है, और खासकर अगर आप देखेंगे तो जो रेगुलेशन है उसको लेके खतरा है। बार बार हम देखते हैं, हमेशा खबर आती रहती है कि GST है 18% से बढ़ के 28% के आसपास पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपने देखा है काफ़ी सारी राज्य सरकारें जो है वो ऑनलाइन गेमिंग पे कहीं ना कहीं बैन लगाते जा रही है, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लाते जा रही है। इनका भी ऑनलाइन का कारोबार है, लेकिन ऑनलाइन कब ऑफलाइन पे बैन लग जाएगा ना, पता नहीं है। तो ये बड़ा रिस्की बिजनेस है, और इसके लिए शायद इसके लिए लोगों को पसंद नहीं आता। देखिए, ये अनसर्टेनिटी आप देखेंगे कई टाइम से चल रही है, ऐसा नहीं है कि हाल ही से अगर आप देखेंगे कि आज से ही चालू हुई, ये अनसर्टेनिटी लगातार चल रही है। और दूसरी बात, अगर इनका जो कस्टमर सेगमेंट देखेंगे, जो कैसीनो में जो गेम खेलने वाले रहते हैं, पर्सन रहते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे वहां की फ्रीक्वेंसी बहुत रिकरिंग रहती है। वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक बार आपने कर लिया फिर नहीं होता है, कंटिन्यूसली बहुत बार ऐसा होता है कि वो रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं, तो उससे तो रिकरिंग होता ही है। उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर भरोसा अभी भी बरकरार है, लगभग 19% के आसपास जो है इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अभी भी है। उससे थोड़ी ज्यादा मोटर्स की होल्डिंग है, उनकी होल्डिंग भी ज्यादा नहीं। और आजकल आपको पता है 50% के नीचे अगर होल्डिंग रखो तो क्या क्या हो जाता है, भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, प्रोमोटर्स की होल्डिंग केवल 33% है, और FIS DIS भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से अपनी होल्डिंग्स घटा ही रहे हैं, कोई बढ़ा नहीं रहे। 19% है, लेकिन 20-22% से कम होकर 19% आई है। देखिए, आप उसके हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, एक तो कर्ज मुक्त कंपनी है, अगर आप अभी का पी देखेंगे 20 का पी के आसपास ही है। उसी के साथ साथ जो इनका जो IPO आने वाला है, जिसके लिए अगर आप अभी जस्ट रिसेंटली मैं इनका अर्निंग्स कॉल भी सुन रहा था और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ रहा था, तो उसमें ये चीज क्लियर बोली उन्होंने कि हमारी पूरी तैयारी है, कि अब हम पूरे तैयार है, सब कुछ फाइल हो चुका है, बस ये प्रोसेस करना ही है। तो ये जो रिजल्टिंग गेमिंग का जो IPO है उसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि अगर हाई से अगर आप देखेंगे 40% नीचे गिर चुका है, वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं इस लेवल पर। और उस सेगमेंट की कंपनी जो अपने हिसाब से अगर आप प्लेयर्स में देखेंगे, जो इंटीग्रेटेड जो चीजें जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कसिनो के हिसाब से उसकी एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, वो आपको इस पी पर मिल रही है। देखिए, 40% अपने हाई से गिर चुका है। दैट टेल्स द होल स्टोरी कि किस तरह से वैल्यूएशन इस कंपनी की कमजोर है। साथ ही साथ अरमान, आप तो कैश फ्लो भी देखते हैं, कौन सी कंपनी है जो एबिटा का केवल 25-30% के आसपास का कैश फ्लो जनरेट करती है? तो ये एक दिक्कत की बात है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि नो डाउट कसिनोज इसके बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इसके अच्छे नहीं लगते। मतलब खेलना है कैसीनो में खेलो, शेयर में ना खेलो। शेयर में मत खेलो। सही है अनिल जी, देखो कैसीनो में जाके खेलोगे, भले पैसा कमाओगे, मजा तो आएगा, शहर में दोनों नहीं मिलेगा। छोड़ दो। व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या बात है। तो जरा आशु जी हमारा थर्ड अंपायर आज, आशु जी जरा डेल्टा पर बताएं आपको कौन पसंद आया, अरमान या वरुण? अनिल जी, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। प्रॉब्लम क्या है अनिल जी, अब ना डेल्टा एक रेंज के अंदर रहेगा। और मतलब अनिल जी देखिए, जब जहां से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 160-70 था, तो अगर आज हम 180, अभी 190 कुछ, अगर अब तो 200 के करीब आ गया, इस तरफ देखें तो टुवर्ड्स ये नीचे के लेवल पे है। लेकिन अनिल जी अगर मैं 300 प्लस देखता रहूंगा तो उसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं है देखने का। वी हैव टू फॉरगेट दैट प्राइस। तो जो ऊपर की रेंज है अनिल जी, बेस्ट 230-240, तो अब ये इस नैरो रेंज में अनिल जी ट्रेडिंग स्टॉक हो गया है, क्योंकि अनिल जी एक जो ओवरऑल करेक्शन आ चुकी है ना, वो पूरे थीम के अंदर आ चुकी है। आपको अगर ध्यान होगा तो देयर वाज अ गुड 1.5 ईयर जब मैं कंटिन्यूसली गोवा की प्रॉपर्टीज, गोवा का थीम, गोवा का ट्रैवल, गोवा के कसिनो, ये सब बोलता रहता था। बट अब अनिल जी सिंस द वर्ल्ड हैज ओपनड अप, और एक वो जो पेंट अप डिमांड, पेंट अप मूड, पेंट अप वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और वो जिंदगी ना मिले दोबारा का फीलिंग वाला भी पेंट अप, अनिल जी वो पेंट अप ना सब जगह, चाहे वो ऑटोज में हो चाहे बाकी जगहों पे, सब हो चुका है। एंड वो गोवा में भी हो चुका है। इसलिए अनिल जी अब ये एक नैरो रेंज में रहेगा। ये अपने अपने टाइम में अनिल जी दोनों राइट होंगे और अपने अपने टाइम पे दोनों रॉन्ग होंगे विद इन द रेंज। तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट अनिल जी इसमें मुझे नहीं लगती है। ये है राय आपके लिए डेल्टा कॉप पर फंडामेंटली। तो जितने कंफ्यूज हम पहले थे अरमान और वरुण की वजह से, उतने ही हम अब भी हैं आशु जी को सुनने के बाद। तो क्या करें दीप, अंपायर बदले? अंपायर बदलना चाहिए। अंपायर बदले। कोई वॉलंटरली अंपायर बनने के लिए तैयार है डेल्टा कॉप पे, या फिर मैं ही चुनूं? जी बंसल जी, अंपायर बंसल बताएं सर। नहीं अनिल जी, मैं तो और अनिल जी मैं वो अंपायर हूं जो और कंफ्यूज करेगा अनिल जी। मेरे को वरुण की एक चीज अच्छी लगी, उन्होंने बोला डेल्टा कॉप पे अनिल जी, मतलब की चीज डेल्टा कॉप के लिए नहीं, डेल्टा पे खेलना है बट शेयर नहीं लेना है। अब इसको अनिल जी अगर हम रिवर्स कर दें, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट बनाता है अनिल जी बर्गर,
बर्गर नहीं खाना है, आज शेयर में खेलना है, वो कैसे पॉसिबल होगा? तो मैं तो अनिल जी फॉर मोर कंफ्यूजन आया हूँ, आज मस्ती की पाठशाला है, मैं कोई एम्पायर नहीं हूँ अनिल जी। आप अपने इरादों में पूरी तरह से कामयाब हुए। हमें इतने कंफ्यूज है कि इन दोनों का कोरिलेशन तक नहीं समझ में आ रहा कि आपस में बर्गर का और डेल्टा कोप वाले इस एग्जाम्पल का लेना देना क्या है। वेरी गुड बंसल जी, कीप इट अप, वेरी नाइस। सो वी आर कंफ्यूज, लेट्स गो अहेड। चलिए बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था आपके लिए डेल्टा कोप शेयर का हाल। हरा या लाल, हरे और लाल निशान के बीच में झूलता रहेगा शेयर थोड़े और वक्त, अभी ऐसा समझ में आ रहा है। पर आज एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है, वो है आपके लिए ब्रिटानिया में। उस पर रखिए नजर। सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड भी आते हुए दिखाए। एक बार सिद्धार्थ जी से जरा राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, ब्रिटानिया कैसा लगता है? और सीएलएसए का ये डाउनग्रेड के बाद आज स्टॉक पर प्रेशर भी है, वायदा कारोबार निफ्टी दोनों का टॉप लूजर है। बिल्कुल दीप, मैं भी इस पे ज्यादा कोई बुलिश व्यू या पॉजिटिव व्यू नहीं रखता हूं। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल एक्सपेंड होने चाहिए थे उतने हुए नहीं है। प्रीमियमाइजेशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था ये कंपनी को उतना मिला नहीं है। तो ये एफएमसीजी समूह में मैं ब्रिटानिया के अलावा मैं एचयूएल एटलीस्ट में जा सकता हूं क्योंकि प्रोडक्ट प्रोफाइल बड़ा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ जा सकता हूं, ऑल्दो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बहुत बड़ा अपसाइड या प्राइस मोमेंटम नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट है प्राइस, बट तो भी मैं मानता हूं कि टाटा कंज्यूमर एक हटके एफएमसीजी कंपनी है। तो टाटा कंज्यूमर या एचयूएल उसके साथ जाऊंगा रादर देन ब्रिटानिया। तो ये है आपके लिए राय। ब्रिटानिया तो कमजोर दिख रहा है, बट बाकी एफएमसीजी काउंटर्स होल्ड आउट कर रहे हैं। ब्रिटानिया स्पेसिफिकली क्योंकि आज ये डाउनग्रेड आया तो उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाइक के स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1421, 1422, 1421, 1422। स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के अंदर पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक पिछले 4 से 5 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर यहाँ से पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर ऊपर में जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 1450 का है, जो दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है वो 1460 का है। बाटा में जिन्होंने पोजीशंस बनाई वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1400 1405 के आसपास का है, तो 1400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाटा में खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 1450 1450, दूसरा टारगेट बनेगा 1460 1460 का। 2 से 3 दिन का ये व्यू रहेगा। सुमित जी की तरफ से आती दिख रही 1400 का स्टॉप लॉस, 1450 1460 और 2 टारगेट के बाद अगर आपको 4-5 टारगेट चाहिए तो फिर इसी फॉर्मूले से 1470 1480 1490 और 1500 तक के बनेंगे। 50 के बाद 60 है तो यही एक्स्ट्रापोलेट ऐसे ही होगा, उसी में है ना सुमित जी? या कुछ बदलाव है तो बता दो। नहीं अनिल जी, 10 रुपए के टारगेट नहीं होंगे मेरे। ओके, बीच बीच में कोई लिफाफा लेवल भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स। 1460 के बाद 1471 नहीं आएगा, 71 आ सकता है, 81 ना आए, 91 ना आए, लेकिन 1501 आ सकता है डिपेंडिंग ऑन लेवल। लिफाफा लेवल भी बन सकता है कोई भी टारगेट। ये सुमित जी की राय आती है। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। और आज सेठी साहब आपको साक्षात दर्शन देने की तैयारी में है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? अनिल जी, मेरा कनेक्शन बराबर है क्या? मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज है। आप सर एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल मन में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लाए ना आप एकदम परफेक्ट जैसे हैं, बहुत बढ़िया है। मतलब मैं बता नहीं सकता कितने बढ़िया हैं। अनिल जी, आज जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है जी, तो अनिल जी 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के हैं। तो अभी पहला स्टॉक कवर करता हूं अनिल जी। नहीं, उसके पहले एक मिनट स्टॉक कवर करें उसके पहले कभी कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे तो उसको धन्यवाद देने की परंपरा होती है। कॉम्प्लीमेंट रिटर्न भी। हाँ, और मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सामने से आप रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट की तरह। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच। बस रिटर्न मत करना। स्टॉक पे बोलूंगा अनिल जी, स्टॉक पे बोलूंगा, उस पे आपसे भी थैंक यू की उम्मीद है। अच्छा, स्टॉक आपको पसंद आएगा जी। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो अभी 430 के लेवल पे ट्रेड करता है।
अनिल जी, ये मुझे याद है आपके स्पेशल 25 वाला जो 25 स्टॉक थे उसमें से एक स्टॉक था। ये कंपनी बहुत ही दमदार कंपनी है जो ओलियो केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, फिर केमिकल्स, एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, इन सब कारोबार में है। एक जबरदस्त बिजनेस है, दमदार फंडामेंटल्स है। दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी। दिसंबर में पैट आया 284 करोड़ का अगेंस्ट 111 करोड़ ईयर ऑन ईयर, और इस तरह के दमदार नतीजे थे। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता, और अब इसका जो मेन ट्रिगर है वैल्यू बहुत ही नजर आती है इस स्टॉक में, बिकॉज ये जो गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जो गोदरेज ग्रुप के बाकी स्टॉक्स जैसे गोदरेज कंज्यूमर में अराउंड 23.75% स्टेक ओन करती है, जिसकी इसकी होल्डिंग की वैल्यू आती है करीबन 22-23 हजार करोड़। फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज में 47.28% स्टेक ओन करती है। गोदरेज एग्रोवेट में क्लोज टू 65% स्टेक ओन करती है, और ये जो स्टेक है लिस्टेड कंपनीज में, इसकी वैल्यू आ रही है 43,000 करोड़। और उसके सामने इस कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 14,500 करोड़। और इतना ही नहीं, ये गोदरेज की अनलिस्टेड कंपनी है गोदरेज कैपिटल लिमिटेड, उसमें भी 87% स्टेक ओन करती है। तो ऑल इन ऑल वैल्यू बहुत है और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 450 का, स्टॉप लॉस रखना है 420 रुपए का। ओके, 450 का टारगेट है और 420 का स्टॉप लॉस, और राय खरीदारी करने की गोदरेज इंडस्ट्री में। बिल्कुल ये स्टॉक हमें भी पसंद है। दो स्टॉक हमने इसलिए चुने थे कि स्पेशल 25 में कि वो ग्रुप कंपनी और उस ग्रुप को लेकर हम पॉजिटिव थे, लेकिन उसमें से एक स्टॉक कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था, तो फ्लैगशिप कंपनी को चुना। तो गोदरेज कंज्यूमर आप कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये होल्डिंग कंपनी है, इसलिए गोदरेज में से इसको चुना था। भारत फोर्ज को चुना था हमने, एक ऑटो इंडस्ट्री में, डिफेंस में इसका जो पूरा मिक्स है। तो ये दो स्टॉक बिल्कुल रहे। तो सेठी साहब को एकदम याद बराबर है, याददाश्त गजब की है सेठी साहब की, कुछ ही बोलो, एकदम पता रहता है। आइए सेठी साहब से जाने उनकी दूसरी पिक। सेठी साहब, आज पूरे दिन आप शो में हैं और लाइव भी है, अभी बताएंगे कि बाद में? अनिल जी, आपको लेना हो तो अभी ले लेंगे तो और अच्छा ही होगा, क्योंकि फिर क्या है 1 घंटे खाली तो बैठूंगा नहीं, 1-2 पिक और आ जाएंगे। मतलब आप ये किसके लिए कहना चाहते हैं? आप क्या ऐसा कह रहे हैं कि आशु जी एक बार में अपनी सारी दे देते, उसके बाद खाली बैठकर दूसरी कोई गलतियां ढूंढते हैं, कौन क्या कह रहा है? आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं? जी, बिकॉज़ देखिए अभी अगर स्टॉक दे देता हूं तो फिर 1 घंटा रहेगा, तो कुछ टिप्स निकालने की कोशिश करूंगा। सेठी साहब उनके हाँ या ना भी नहीं, ना तो बोल नहीं सकते कि इनको पता है जो पूछा वो सही है, हाँ बोलने में डर लग रहा है, तो मतलब बहुत लड़खड़ा रहे हैं। चलिए सेठी साहब, लगे आप दूसरा बताई दीजिए स्टॉक। अरे जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गुजरात एल्कलीज, जो अभी 640 के आसपास ट्रेड करता है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कॉस्टिक सोडा की। 2 प्लांट है, एक दहेज में, एक वडोदरा में, और भारत में इस कंपनी का 12% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। 100% कैपेसिटी पे कंपनी काम करती है। बाकी कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस में अच्छा बढ़त देखी जा रही है, तो उसका एक फायदा दिखना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स वुड बी ट्रेडिंग क्लोज टू 15। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 800 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, तो 0.8 टाइम्स ऑफ बुक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, डेट लेवल्स भी एकदम 0.10 के डेट लेवल्स है, तो वैल्यूएशन फिर आपके एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स, अच्छे कमोडिटी में है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 665 और स्टॉप लॉस रखना है 630 का। 665 का टारगेट, 630 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करिए। ये है आपके लिए राय गुजरात एल्कलीज। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं बंसल जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट पे खरीदारी की राय है। ये पिछले सप्ताह मेरा पिक ऑफ द वीक भी था, और स्टॉक कंसोलिडेट होकर दोबारा से एक बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। 576, 576 का स्टॉप लॉस लगाना है। 598 से लेकर 600 रुपए के टारगेट के लिए बर्जर पेंट पर खरीदारी की राय है। बर्जर पेंट्स पर खरीदारी की राय। तो पेंट स्टॉक्स आज फोकस में हैं, बैक टू बैक हम देख रहे हैं, बढ़िया रिकमेंडेशन आ रही है। एशियन पेंट्स 2 बार रिकमेंड हो चुका है, साथ ही एक्सो नोबल के लिए रिकमेंडेशन है। आई थिंक इन्होंने एक नया प्लांट भी शुरू करा है, तो थोड़ा केपेक्स भी है, उसका फैक्टर भी प्ले आउट हो रहा है। आइए लेते हैं अनिल जी की अब 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर ग्लोबल मूड बहुत सुस्त है, कुछ ऐसी बड़ी मूव नहीं आ रही। अमेरिकी फ्यूचर्स में हमने देखा फ्राइडे को जबरदस्त रैली आई थी, उसके बाद आज सुबह से कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा वो पॉजिटिव है थोड़ा नेगेटिव है, बट एकदम फ्लैट है एसेंशली डाउ नैस्डैक दोनों। यूरोप में भी मिला जुला कारोबार है, फ्रांस और जर्मनी ठीक है, यूके में मामूली से गिरावट है। एशिया के बाजारों का आज बढ़िया मूड था, जापान 1% ऊपर रहा, तो कोई परेशानी वहां से नहीं। तो ग्लोबल बाजार ठीक है, हमारे बाजार लंबे समय बाद जैसे आप कह रहे थे आउट परफॉर्म कर रहे हैं और सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को। क्या करना है सर? तेजी टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, वापस बाइंग रेंज में आ रहा है आपके लिए 17,650 17,725, ये वो रेंज जहां पर हल्की फुल्की खरीदारी करने का सोच सकते हैं। और इसलिए आज से खरीदारी करें क्योंकि कल छुट्टी है आपके, थोड़ा एक दिन का गैप हो जाएगा फिर परसों। सो अगर इन केस 2 दिनों में ग्लोबल थोड़ा ऊपर नीचे और आपको फिर से बुधवार को और नीचे लेने का मौका मिले तो उसकी तैयारी रहनी चाहिए। अब आपको खरीदना उसी कंडीशन में है कि जब या तो आप एकदम परफेक्ट लेवल का ही वेट करें कि मैं वहीं पे लूँगा, या फिर टुकड़ों में जब ले रहे तो आप नीचे खरीदने की एवरेज करने की जगह रखें। सो 17,650 17,725 ये आपके लिए खरीदारी की रेंज होगी। स्टॉप लॉस आपका होगा 17,575 600 का, 600 बंद हुआ तो 575 थोड़ा सा नीचे का रख लीजिए। टारगेट आपके जो बनेंगे दीप 17,775 17,800 के मिनिमम है और 17,850 तक के भी बन सकते हैं। तो ये टारगेट है 17,775 से 17,850 तक के टारगेट के लिए इस रेंज में खरीदारी करनी है। 575 का स्टॉप लॉस है, बहुत क्रिस्टल क्लियर आए आपकी निफ्टी में। बैंक निफ्टी आपका है 41,335 के आसपास, 41,250 पहला एंट्री लेवल है और उस कंडीशन पर लेना है कि 41,000 आए तो आप और लेंगे। तो ये 2 टुकड़ों में लेना है। 41,250 300 पहली रेंज है जो आज का लो भी है, 41,000 दूसरा है, वहां पर लीजिए 40,800 के स्टॉप लॉस के साथ और वापस से आपको वही 41,500 से 41,675 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। तो धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदिए। एक अच्छी तेजी के बाद बढ़िया सप्लाई भी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, ऊपर से नीचे भी आया है। और अगर आपको लगता है नहीं छुट्टी का दिन है, फिर ये इतना 2 दिन में 3 दिन में भाग गया अचानक से, सोमवार बुधवार को आके खरीद लीजिए, आपकी मर्जी पर। रिस्क लेने की ताकत आपकी होनी चाहिए। व्यू क्लियर है, एंट्री पॉइंट और साइज आपको डिसाइड करना है, सिंपल। एंट्री पॉइंट आपको, हाँ एंट्री पॉइंट आप जितने एग्रेसिव उतना जल्दी एंट्री पॉइंट रखिए, जितना आप आराम से लेना चाहे आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर कट है। ठीक है, ओके। तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। लेवल्स हैं आपके सामने, थोड़ा अच्छे लेवल्स आए तो फिर आप एंट्री पॉइंट ढूंढ कर सकते हैं यहाँ पर एक्शन। बट विदेशी निवेशक, इनका एक्शन हमने बाजार में भरपूर देखा है। वैसे तो काफी बड़ा सेल ऑफ रहा है, बट कुछ पॉकेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया। तो कौन से सेक्टर्स हैं जो उन्हें पसंद आ रहे हैं और कहाँ है वो अपॉर्चुनिटीज जहां पर उन्होंने पैसे लगाए हैं? आइए ये समझते हैं। वरुण, अब तक तो स्टोरी यही थी कि विदेशी निवेशक तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं फिर? देखिए दीप, इनको भी ऐसा लगता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, क्योंकि इन्वेस्ट वहाँ कर रहे हैं जहाँ सरकार का केपेक्स सबसे ज़्यादा होने वाला है, यानी कि कैपिटल गुड्स सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वहाँ इनका सबसे ज़्यादा निवेश आ रहा है। और दूसरा, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वहाँ इनका सबसे बड़ा निवेश आ रहा है। इनफैक्ट एफपीआईस को जो 80% के आसपास का इन्फ्लोज आया है वो कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर में आया है, यानी कि उन सेक्टर्स में जहाँ पे या तो सरकार का केपेक्स है वहाँ से फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा कुछ बीटन डाउन सेक्टर्स थे, वहाँ पे एफपीआईस का ज़्यादा पैसा आया है। फेब के महीने में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 1-1.5% के आसपास की गिरावट हुई थी, लेकिन इसके सामने कैपिटल गुड सेक्टर जो है उसमें 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि फेब में करीब 2664 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो कैपिटल गुड्स सेक्टर में की गई है। इनफैक्ट जब बाजार गिरा भी ना, तब भी कैपिटल गुड्स में से ज़्यादा पैसा निकाला नहीं गया। आप जनवरी में देखिए केवल 86% के आसपास की बिकवाली हुई। दिसंबर में इसके पहले 2150 करोड़ के आसपास की खरीदारी इस सेक्टर में हुई थी। दूसरा जो प्रोमिनेंट सेक्टर है उसमें फाइनेंशियल, इनफैक्ट सारे के फाइनेंस जितने भी सर्विस सेक्टर है ना उसमें खरीदारी की गई है। करीब 1963 करोड़ के आसपास की खरीदारी की गई है। आईटी काफ़ी बीटन डाउन था, हमने देखा था कि आईटी सेक्टर में दबाव था, लेकिन एफपीआईज ने इसको मौके के तौर पे देखा और करीब 1070 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। हेल्थ केयर, यहाँ भी लगातार पिटाई हो रही थी, यहाँ इन्होंने 931 करोड़ की खरीदारी की है। ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स यानी कि ऑटो एंसिलरीज में करीब 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी की गई है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदा। लेकिन कुछ सेक्टर्स जहाँ पे लगातार बेच रहे और बिकवाली रुकी नहीं रही है, टेक्सटाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो इनफैक्ट लगातार 3 महीने से आप देखेंगे तो बिकवाली कर रहे हैं। इस बार भी करीब 1300-1400 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। जनवरी में भी करीब 2800 करोड़ थी। मेटल्स और माइनिंग फेब में ये बेच के गए थे, इसके शायद आप देख रहे हैं कि अब तेजी देखने मिल रही है। पावर और ऑयल एंड गैस, यहाँ पे भी एफपीआईज ने बिकवाली ही की है। तो ये सेक्टर्स इनको पसंद नहीं है, लेकिन एक सेक्टर क्लियरली समझ में आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से मैं ट्रेंड लगातार देख रहा हूँ
कैपिटल गुड्स यहाँ पे लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। कभी मार्केट गिरता है तो थोड़ी बहुत बिकवाली आती है, लेकिन देखिए फिर खरीदारी आ जाती है। फेब में 2600 करोड़ के आसपास की खरीदारी इन्होंने की है। तो कैपिटल गुड्स ये लगातार पसंद आ रही थी। मैं पिछले 6-7 महीने से देख रहा हूँ। इसके पहले भी हमने एक बार लिंक करके बताया था, आई मीन 4-6 महीने पहले, और अभी देखिए फिर से वही एक सेक्टर है। इंफ्रा और केपेक्स थी। हाँ, इंफ्रा केपेक्स थी। चलिए, इंटरेस्टिंग है। और ये इंफ्रा और केपेक्स थीम पर एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हमारी टीम ने बनाई है, उस पर भी आपके लिए रिसर्च लेकर आएंगे। बट एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछा जाए। सिद्धार्थ जी, तो आपकी भी थीम तो रही है, कई सारे स्टॉक्स फोकस में आए हैं। इस रीसेंट रनअप के बाद एफआईएस का इंटरेस्ट देखते हुए कोई ऐसा स्टॉक जहां पर पैसा लगाना चाहिए सर? बिल्कुल दीप, अगर ऑटो एंसिलरी की जो बात कर रहे थे वरुण, ऑटो एंसिलरी में मिंडा कॉप है, ऊनो मिंडा है। ये ऑटो एंसिलरी पैक काफी दमदार लग रहा है, जैसे कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। और जैसे वरुण ने कहा कि लगातार 2-3 क्वार्टर्स से कैपिटल गुड्स भी बहुत बड़ा फोकस में है। तो कैपिटल गुड्स तो आप जानते हैं कि कई बार हम लोगों ने भी थीम बना ली सिट के सिप में, और ये कैपिटल गुड्स डेफिनेटली यहाँ से भी और फोकस में रह सकते हैं। जैसे कि बेरिंग की कंपनियां, अब बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, बट बेरिंग की कंपनियां बहुत मजबूत कर सकती है। उसमें अगर खरीदारी करनी हो तो एनआरबी बेरिंग एक कंपनी है जो नीडल बेरिंग बनाती है। 90% गाड़ियों में नीडल बेरिंग जो लगती है वो एनआरबी की लगती है। तो एनआरबी बेरिंग जैसी कंपनियों को जरूर खरीदारी कर सकते हैं कैपिटल गुड्स में। ओके, तो ये है राय आपके लिए। बेरिंग स्टॉक्स में एनआरबी बेरिंग है पसंद सिद्धार्थ जी को। आइए बिगुल सचिन जी के लिए। सचिन जी के लिए BTST। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 1226 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। एंड जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक प्राइस मेंटेन की है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस 1218 पे लगाना चाहिए। ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1245 1246 तक ये मूव एक्सटेंड होगी, बट पोजिशनली 1265 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। सो खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में। इस पर करें खरीदारी। 1245 1265 ये दो टारगेट सचिन जी। जी दीपांशु, एंड स्टॉप लॉस होगा 1218 का। 1218 का स्टॉप लॉस, 1245 और 1265 ये है आपके लिए दो टारगेट्स जिस पर करके चल सकते हैं आप हैवेल्स में खरीदारी। स्टॉक भी हम देख रहे हैं, समर स्टॉक्स वैसे भी थीम रही है, मोमेंटम में आ भी रहे हैं और यहाँ पर आपको मूवमेंट आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ गिव अप कर रहा है 41,300 के नीचे अभी बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी परेशानी बैंक निफ्टी में बन रही है आपके लिए इस समय, बट मूव आ रही है आईटी काउंटर्स में, वहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है। मूव आ रही है चुनिंदा कंजम्पशन काउंटर्स में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जरा इसका चार्ट भी पुल अप करें, यहाँ पर भी एक मूव अभी आपको आती हुई दिखी थी, ये भी अब थोड़ा मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। तो एक स्पाइक क्रॉम्पटन ग्रीव्स के चार्ट में आपको अभी दिखा है। सुमित जी एक बार देखेंगे चार्ट क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का 316 का लेवल है इस समय। हैवेल्स की बात चल रही थी, बट इसमें भी अभी एक स्पाइक आ रहा है। दिवांशु देखिए, मोमेंटम तो आ रहा है स्टॉक के अंदर, बट कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हाँ, पुलबैक बाउंस बैक में ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, जिसके अंदर 325 रुपए से लेकर 330 रुपए तक के लेवल क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी बेटर रहेगा, अवॉइड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 311 का यूज करें। ऊपर के अंदर 15-20 रुपए का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जहां पर रखिए नजर। मीनवाइल बैंक निफ्टी में थोड़ा इंटेंस सेल ऑफ दिख रहा है, सारी गेंस गिव अप कर रहा है। टिक बाय टिक देखिए सीधा फिसल रहा है बैंक निफ्टी। पिछले 5 मिनट में एक आपको हैवी सेलिंग आती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा सेलिंग पिछले कुछ मिनट में इसमें ही आपने आती हुई देखी है। साथ ही कोटक भी फिसला है, और वैसे तो सारे बैंक से ऊपर से फिसले हैं। आईसीआईसीआई में सबसे ज्यादा सेल ऑफ आपको आते हुए दिखा है। एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा हल्का हुआ है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई तो अब नेगेटिव टेरिटरी में भी आ चुका है। तो थोड़ी गिरावट का प्रेशर यहां से आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। एक बार वागले साहब से आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर राय ली जाए। वागले साहब जरा देखें सर, आईसीआईसीआई बैंक फिसल रहा है इस समय। दीपांशु फिसल रहा है, मेरा मानना ये करेक्टिव मूव है, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं होगी। 868 869 है, हो सकता है आपको 860 तक के लेवल्स 1% की करेक्टिव मूव मिल सकती है, बट मेरा मानना है 860 858 ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो बेचना मैं अवॉइड करूंगा। फिलहाल इंतजार करें, बेचे ना। ये राय आईसीआईसीआई बैंक पर आपके लिए वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और रिसर्च। फास्टैग
टॉल कलेक्शन के आंकड़े एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। आप देख ही होंगे आजकल हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फास्टैग यूज़ करने लगे हैं, और पहले जितनी लंबी लाइन आपको कैश वाले काउंटर्स में दिखती थी अब कम हो गई है, काफ़ी कुछ नहीं के बराबर होगी। तो क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, ज़रा जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है नुपुर पूरी डिटेल्स लेकर। नुपुर बताएं। बिल्कुल सर, खबर तो ये आई थी कि फरवरी के महीने में वाई बेसिस पे 29% की ग्रोथ है फास्टैग कलेक्शन में। तो हमने सोचा फरवरी का तो पता चल गया, मार्च का थोड़ा लेते हैं। हिस्टोरिकली हमने डेटा कुछ पुलअप करने की कोशिश की, 6 साल का डेटा पुलअप किया है, जहां पर ये सामने आया है कि पिछले 6 सालों में मार्च के महीनों में जो कलेक्शन होता है उसकी ग्रोथ बाकी के महीनों से सबसे ज़्यादा होती है। पिछले 6 सालों में अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो एवरेज कलेक्शन ग्रोथ जो आती है वो 3 से 5% की आती है, और मार्च के महीने में जो ग्रोथ आती है वो 13 से 20% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मार्च 22 में देखा था कि 13% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखी थी, 21 में 21% की ग्रोथ नजर आई थी। 20 का कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोविड का लॉकडाउन था। उसके पहले 19 में देखेंगे तो 13% की ग्रोथ है, मार्च 2018 में 10% की ग्रोथ है, और मार्च 2017 में 14% की ग्रोथ आपको दिखी थी। अब अगर हम वाई बेसिस पे भी कंपैरिजन करें तो मार्च एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथ रहता है अगर टोल कलेक्शन की बात आती है। तो पिछले साल हमने देखा था मार्च में करीबन 33% की ग्रोथ नजर आई थी, उसके पहले 56% की ग्रोथ है। तो एक ट्रेंड ये सामने आता है कि चाहे आप पूरे साल का एवरेज ग्रोथ निकालेंगे फास्टैग कलेक्शन का तो आपको 3 से 5% की ग्रोथ दिखेगी, लेकिन जब मार्च के महीने का टोल डेटा आता है सामने तो वहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ आती दिखी है। पिछले 6 सालों में करीबन 13 से 15% की ग्रोथ मार्च के महीने में आती ही है टोल कलेक्शन की। 15% की ग्रोथ? हाँ। कोई खास स्पेसिफिक रीजन कि मार्च में ऐसा क्यों? मार्च में ऐसा एक वाई बेसिस पे ये रीजन है कि फेब का महीना थोड़ा सा 3 दिन कम होते हैं, लेकिन वाई बेसिस पे भी कंपैरिजन करेंगे ना तो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो मार्च एक ऐसा महीना है जहाँ पे सबसे ज्यादा कलेक्शन आती दिखी है। 3 दिन में इतना फर्क पड़ जाता है? अच्छा, उन लोगों का क्या जिनके 3 दिन अगर कम भी हो लेकिन सैलरी सेम मिलती है उनका? एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं नहीं, जस्ट आस्किंग बहुत चलता है ना आजकल, हैशटैग जस्ट आस्किंग। हाँ, तो नुपुर जी बताइए, हैशटैग जस्ट आस्किंग क्या करना चाहिए? सर कुछ महीनों में वीकेंड्स में तो काम करते हैं। नहीं, मैं तो आपके साथ ही हूँ, मतलब हाँ, आप मुझे अलग ना समझे। अर्निंग सीजन में कॉम्पनसेट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अर्निंग सीजन में कॉम्पनसेट किया जाएगा। इन आश्वासनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फास्टैग के आंकड़े बहुत ही रोबस्ट टैक्स कलेक्शन दिखा रहे हैं, मजबूत दिखा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ये होता हुआ दिख रहा है। तो 30% की बढ़त काफ़ी अच्छी कही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए फास्टैग टोल कलेक्शन जो बढ़ रहे हैं। आइए, आशु जी की तरफ से एक कॉल भी है तैयार। उससे पहले एक बार जरा टाटा मोटर्स में मार्क करना चाहूंगा। आशु जी, आ रहा हूं आपके पास। बट यूके में जेएलआर बिक्री बढ़कर आई है, 1253 यूनिट से बढ़कर 1670 यूनिट से आई है। फरवरी के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। लैंड रोवर की बात करें तो 902 से बढ़कर 1358 यूनिट्स यूके में बिकी हैं। और अगर आप बात करें ओवरऑल बिक्री तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ गिरावट है। वाई अगर आप देखें तो बढ़त है, बट मंथ ऑन मंथ काफी शार्प गिरावट है। 4200 से गिरकर सिर्फ 1670 यूनिट्स आई हैं। वाई देखेंगे तो 1253 से बढ़कर 1670 यूनिट्स आती हुई दिखी है। तो मंथ ऑन मंथ काफी शार्प फॉल आया है। वाई ठीक ठाक बढ़त रजिस्टर करिए। स्टॉक वैसे आज मोमेंटम में है, इस समय 2.5% ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। अगर सेठी साहब है हमारे साथ तो उनसे राय लेना चाहूंगा टाटा मोटर्स पर। सेठी साहब, मंथ ऑन मंथ काफी खराब डेटा आया है, वाई डेटा अच्छा है, कैसे देखना है सर टाटा मोटर्स के लिए? यूके की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं जेएलआर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, खबरों को मैं तो पॉजिटिवली लेना चाहूंगा। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा। कई सारी पॉजिटिव न्यूज डोमेस्टिक मार्केट से भी थी, इनको 25,000 व्हीकल्स का ऊपर से भी मिला। मुझे लगता है ये बाजार की जो गिरावट थी उसके कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बट एक अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड करने की सलाह है और खरीदारी करने की सलाह है। और आज कुछ टेक्निकल लेवल्स भी इसने तोड़े हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता सकेंगे अच्छे से। बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स पे बिल्कुल जिन्होंने लिया हो उनको तो होल्ड करना ही है। बाकी एक अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए इसमें खरीदारी करने की। मुझे लगता है आने वाले दिनों में 460 तक के लेवल इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो बढ़िया लेवल से आके दिख सकते हैं। वैसे तो स्टॉक डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, कोई परेशानी दिख नहीं रही है। टाटा मोटर्स रेडार पर रखें इसको। आइए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान के लिए एक
बताएं आशु जी। दीपांशु, एक तो अभी बैंक निफ्टी वो जो 85 रुपए के अराउंड पुट थी वो अभी 105 हो गई थी, और मुझे लगता है कि देयर इज अ फेयर चांस कि बैंक निफ्टी शायद आज नेगेटिव ना एक बार दिखा दे, और वो जो बियर स्प्रेड हमने बनाया था 25-26 में वो ऑलरेडी 35 रुपए 34-35 रुपए हो गया है, तो चांसेस हैं कि आज क्लोजिंग तक ही प्रॉफिट आ जाए। लेट्स सी। अब जो नई कॉल है दीपांशु वो है वेदांता का बियर स्प्रेड बनाना है। वेदांता का 290 का पुट एक लेना है और 275 का एक ही बेचना है। दीपांशु, ये 1:1 बियर स्प्रेड है। मुझे लगता है कि 265 से ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और बाकी जो न्यूज आई उसके रिवर्सल में जो 290 तक वेदांता आ गया है, अपसाइड इसकी कैप लगती है और डाउनसाइड मुझे अभी भी लगता है कि महीना बहुत लंबा है दीपांशु, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड्स बनेंगे इसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर भी, और 1:1 ज्यादा मजेदार बनेंगे कुछ चीजों में अगर लॉन्ग और शॉर्ट अगर सही आइडेंटिफाई हो जाती हैं और उसी तरह से मूवमेंट होती है। तो 290 का पुट लेना है जिसका भाव 10-10.5 रुपए चल रहा है, और उसका 275 वाले का भाव चल रहा है 4.25-5 रुपए। तो 5-5.25 रुपए की कॉस्ट में आप वेदांता में आप शॉर्ट खड़े हो जाते हैं, और 5 रुपए का वर्स्ट केस सिनेरियो है अगर ऊपर जाता है, और नीचे अगर आता है तो ये 5 रुपए 15 रुपए में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है, और 2000 का लॉट है, अच्छे पैसे इसमें बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वेदांता में, क्योंकि अभी दीपांशु मार्केट में स्टेबिलिटी भी लग रही है, कंसोलिडेशन भी लग रहा है, 17,800 क्रॉस गया तो 1800 तक भी लग रहा है, लेकिन महीना बहुत बड़ा है। देयर इज अ फेयर चांस कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में हम सेलिंग भी देख सकते हैं कुछ चीजों के अंदर, फिर वो एक्सपायरी का प्रेशर आ जाता है, वो ईयर एंड का भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें, टैक्सेशन मैनेजमेंट जो भी अनिल जी ने एक बार पॉइंट अभी पिछले कुछ दिनों में कवर किया था। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन मार्च, देयर विल बी वॉलिटिलिटी और दोनों साइड के मौके मिलेंगे, तो इनकैश करने चाहिए। तो वेदांता में बियर स्प्रेड। फिर पुट ऑप्शन एक ही बेचना, दो क्यों नहीं सर? अनिल जी, क्योंकि ये ना वॉलेटाइल शेयर है, और अभी आपने देखा था अनिल जी एक न्यूज में 265 रुपए आ गया था, तो दो में अनिल जी अगर ये राइट ज्यादा नीचे आ गया तो लॉस हो सकता है, इसलिए 1:1। अनिल जी कुछ स्टॉक्स, अब कई लोग कहते हैं ना कि 1:2 में हमेशा वो टेंटर रुक्स में, यूर ऑलवेज ऑन टेंटर रुक्स से देखते रहते हैं। तो अनिल जी लंबा महीना है, आज सिर्फ 6 तारीख है, 29 तारीख तक है, अभी तो 25 दिन और पड़े हैं, तो आराम से बैठे रहेंगे ना अनिल जी। 5 के 10 रुपए भी हो जाते हैं, एक लॉट में 10-10 हजार रुपए आते हैं, तो अच्छा रिटर्न आता है अनिल जी। मतलब आप 5 रुपए लगा के डबल भी कर लें तो, या आप पहले बोल देते ना तो बड़ा आराम हो जाता था। अभी मैंने पूछा भी था नूपुर से, 25 दिन का महीना है तो सैलरी है, कोई और होता तो बहुत बता देता कि ये वाला महीना, आशु जी कह रहे हैं लंबा वाला है, बड़ा वाला महीना तो कंपनसेट इधर ही हो गया, फरवरी का, मार्च में कंपनसेशन। आइए बढ़ते आगे, बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। जी अभी स्टॉक आया कैश फ्लो के खरीदी करनी, मस्ती की पाठशाला भी करनी है, ऐसे नेटवर्क से कैसे काम चलेगा? हम देख नहीं पाएंगे सेठी साहब को, तो सेठी साहब को सुनने से ज्यादा देखने में आनंद आता है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि उन्हें टीवी से रेडियो बनाने की, अगर नहीं हो पाएगा तो हम फोन पे उनसे बात कर लेंगे, लेकिन सेठी साहब की तरफ से आ रही है और हम तो स्टॉक सुन भी नहीं पाए, तो उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा ही। आइए थोड़ी देर में, जब तक सेठी साहब जुड़े, जब तक आइए बिगुल एक सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी तब तक मुझे सुन के आनंद ले, बाजार लाल हो या नीला या हरा जो भी हो, स्टॉक ऊपर ही जाएगा, और वो ये स्टेडी स्टॉक है ऊपर जाने के लिए, और वो है आईटीसी। ये आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्टेडी रिटर्न दे सकता है ये साल में भी, क्योंकि पिछले साल का भी बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा था। आईटीसी पे खरीदारी की राय है। सिगरेट बिजनेस का तो बादशाह है ही, एफएमसीजी में सेकंड बिगेस्ट है, होटल बिजनेस में 70% की ऑक्यूपेंसी है, एवरेज रूम रेट्स इंप्रूव होते दिख रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि आईटीसी पे खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको 400 रुपए का टारगेट रखना चाहिए आईटीसी पे, और पोजिशनल टारगेट अगर रखे तो 416 का भी रख सकते हैं आईटीसी पे। मुझे लगता है स्लो स्टेडी बेस्ट स्टॉक अगर अभी ये बाजार में दिखे तो वो आईटीसी दिखेगा। तो यह आपके लिए आईटीसी जहां पर रखनी है नजर, वापस मोमेंटम में आ सकता है। 400 फाइनली पहुंचेगा या नहीं ये बड़ा सवाल है, बट सिद्धार्थ जी का कॉन्फिडेंस है 400 ही नहीं 400 के ऊपर भी है, आपको काउंटर जाते हुए दिखेगा। तो आईटीसी पर रखिए नजर, 400 का टारगेट और फिर 416 का पोजिशनल टारगेट आ रहा है सिद्धार्थ जी की तरफ से। पर अभी आशु जी वेदांता की बात कर ही रहे थे
और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के साथ ओवर द वीकेंड अनिल सिंघवी की एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन भी हुई थी। कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और जो एक खबर आई थी कुछ दिन पहले, कंसर्न था कि वेदांता की डेट सर्विसिंग डिफॉल्ट का खतरा, ये सारी चीजें जो थी उस पर अनिल अग्रवाल साहब का क्या कहना है, आइए एक बार सुन लेते हैं। हाल ही में अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई है, आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। उसके बाद लोग चर्चाएं करने लगे कि वेदांता ग्रुप भी उसी राह पर है, जबकि वो तब है जबकि आपने $4 बिलियन जो चुकाने थे उसमें से $2 बिलियन समय से पहले चुका दिया। ये आप अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को एक मजबूत कॉन्फिडेंस दीजिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से आप पहले एडवांस में या समय पर चुका रहे हैं, क्या उसी तरह से आगे भी शेड्यूल रहेगा? ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी इतनी मजबूत परिस्थितियों में है। 30% के प्रॉफिट से हम काम करते हैं और हमारे यहाँ ये जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में हम चलाते हैं, हमारा जो कैश फ्लो है जी, हमें ये जो हमारा डेट है पूरी दुनिया में और कंपनियों के बराबर मुकाबले में हमारा कम है जी, बहुत कम है जी, क्योंकि हमारा कैपिटल इंटेंसिव है। हमने आप देखें तो ऑयल में $20 बिलियन लगाया, जिंक में $20 बिलियन लगाया, हमने एल्युमिनियम में $17 बिलियन लगाया। ये इतने पैसे हमने लगाए हैं और लगा के उसका रिटर्न दिया है। हमारे पास इतना कैश फ्लो है आज, इंटरनल एक्रूवल से भी हम अपने डेट को खूब अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं जी। लेकिन अगर सस्ता पैसा मिलता है जी, क्योंकि हमको काम को आगे बढ़ाना है, तो क्यों नहीं, उसको हम बैलेंस करेंगे, कुछ डेट लेंगे, कुछ अपने पास से काम करेंगे। हर हालत में एक जितना चाहिए उससे ज्यादा है जी, और वो चुकेगा। ये है आपके लिए वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब का कहना कि डेट की कोई परेशानी नहीं है, कैश फ्लो मजबूत है, डेट सर्विसिंग टाइम पर चल रही है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, नहीं करने वाले हैं, और अगर चाहें तो अगले 2 साल में पूरी डेट खत्म भी कर सकते हैं। तो ये अनिल अग्रवाल साहब की राय आ रही थी। आई सेठी साहब की तरफ से आई थिंक एक कॉल भी है तैयार, बिगुल सेठी साहब के लिए। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल दीपांशु, जो मेरी कॉल थी या कॉल है, जो स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक जबरदस्त कंपनी है जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए जानी जाती है। ये मेनली स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है जो कि फार्मा सेक्टर, फिर एफएमसीजी सेक्टर को कैटर करती है, और कई सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये ग्लोबली 50% से ज्यादा है, 50% से ऊपर के एबिटा मार्जिन्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और हाल ही में जो दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं वो भी बेहद ही दमदार थे। 57 करोड़ का पैट था पिछले साल दिसंबर तिमाही में, वो बढ़ के आया है 83 करोड़, 83 करोड़। स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है जो करंट लेवल है 1432-33 के, यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1470 का, स्टॉप लॉस रखता है 1410 रुपए। 10 का स्टॉप लॉस और 1470 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। क्लीन साइंस ये है वो कंपनी जहाँ खरीदने का इरादा रखते हैं सेठी साहब। आइए हमारी पेशकश 3 बजे एक और, क्या बात है, एकदम टाइम से काम चल रहा है, बिल्कुल शार्प चाहिए हर घंटे हमारी पेशकश। शेयर का हाल हरा या लाल। तो इस बार आशीष और नुपुर हैं, दोनों एक शेयर के बारे में डिस्कशन करने के लिए। आशीष, आप तो पहले भी कर चुके हैं हर शेयर का, कितनी बार सर? इसी स्टॉक के ऊपर की? नहीं, जो भी आज दिन भर में। आज दिन भर में सर ये मेरा तीसरा स्टॉक। तीसरा। और नुपुर आपका? सर मेरा दूसरा। अब तक कितने फैसले आपके फेवर में गए हैं जो आपने फाइट मारी है, या ड्रॉ हुआ है मैच? जीते कितने आशीष? सर मैं तो हारती नहीं हूँ। अच्छा ये लो सर, मैं तो मैक्वायरी से लड़ गया। खेल ही मत भाई, तू चले जा। जब बोल रही मैं हारती थी तो क्या खेलना है, वॉक ऑफ। अच्छा मैक्वायरी से लड़ चुके हैं, तो मतलब मैक्वायरी के सामने नुपुर कुछ नहीं, तुम ये कहना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं है। आइए बताइए शेयर कौन सा है इस बार का? सर स्टॉक का नाम है नायका। तेजी वाले तर्क के साथ शुरुआत करें सर? हार ये तो निश्चित, एक्चुअली इसको तो नुपुर को बुलिश होना चाहिए था। पता नहीं बुलिश मेरे मतलब हार निश्चित, जो भी नुपुर जिस भी तरह
तुम खेलने के लिए तैयार हो, तुम्हारे हिम्मत की तारीफ की जानी चाहिए। करिए आशीष, शुरुआत करिए। सर बिल्कुल कर देता हूँ शुरुआत। देखिए, सबसे पहली बात कि स्टॉक के बारे में जो बोला जाता है बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। अब ये गिरावट मौका है, क्योंकि आप देखिए थोड़े समय पहले ही कंपनी का आईपीओ आया था और क्या जबरदस्त रिस्पांस मिला था। 82-83 गुना आईपीओ भरा था, सब लाइन लगाकर खरीदने के लिए तैयार थे। अब सस्ता मिल रहा है, चाहे कोई भी कारण हो, तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ग्रोथ बड़ी आएगी। सस्ता मिल रहा है फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बोनस भी दे दिया फिर भी एक अपबीट नहीं आया, एक वहीं पे स्टक है स्टॉक, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कंपटीशन जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री में होता है उसके चलते यहाँ पे बहुत दबाव बनता है। और आप भी जो सेगमेंट्स अगर इसको पुल अप करेंगे तो ब्यूटी सेगमेंट जहाँ से सबसे ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता है, अगर वो ऑफलाइन में ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे तो मार्जिन दबाव में रहेंगे, इसलिए शायद लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, इंटरेस्ट दिखाएंगे। देखिए 77% जो आए हैं इसी सेगमेंट से आती है, ब्यूटी और पर्सनल केयर। और इस सेगमेंट की खासियत ये कि अब तक ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आगे इसमें भी सब सेगमेंट्स भी है अनुपुर, आपको तो पता ही होगा, लेकिन अच्छी बात यह कि ये सेगमेंट ऐसा है ना जिसमें कुछ भी साइक्लिकल स्लो डाउन होगा ना तो ज्यादा असर नहीं है। इनकी बिक्री तो होनी है तो होती ही रहेगी। आशीष, आपने ये आउटफिट नायका फैशन से लिया था? नहीं। तो फिर कैसे बोल, एनीवेज जो नायका फैशन जो है अब मतलब सब कुछ नायका से ही ले लिया, ऐसे तो नहीं होगा। तो स्टॉक लेने की बात करें, पहले प्रोडक्ट्स तो खरीद लीजिए। ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हुए हैं। और नुपुर, जैसे कि मैं बता रहा था कि आप देखिए कि काफ़ी सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर इनकी ग्रोथ बढ़िया होती है। इनका जो प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्जिन्स भी होते हैं। तो आगे जाके ऐसे फोरकास्ट में देख रहा था जहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्जिन्स में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्जिन्स में ग्रोथ होगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि फैशन का बात कर रहे थे, फैशन सेगमेंट जो है कंपनी का वहाँ पे अभी भी लॉस होता है। और अगर एक्सपेंशन की बात मैनेजमेंट कर रहा है फैशन सेगमेंट में टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाने को और ऑफलाइन को बढ़ाने को लेकर, तो मार्जिन्स काफी ज्यादा दबाव में रहने वाले इस कंपनी को लेकर। और प्रॉफिट बनाती है, आप इस पे आर्गुमेंट करेंगे तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट बनाती है। नहीं बनेगा, देखिए ओवरनाइट तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको टक्कर भी लड़नी है तो मिंत्रा जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी से लेनी है, जहां पर फैशन और अपैरल इंडस्ट्री में इनको अपने आप को ई कॉमर्स में एस्टैब्लिश करना। अभी जस्ट शुरुआत हुई है, आप 5-7 साल का समय दीजिए। देखिए काफी सारे लोग हैं ऐसे, जैसे आपने पूछा था कि आपने क्या ये आउटफिट खरीदा है मिंत्रा से या नायका से, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि खरीदे, काफी सारे आउटफिट्स खरीदे हैं और लोग अब मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप देखें तो मिंत्रा से स्विच हो रहे हैं नायका की तरफ। पर आपके मुंह पे अभी भी मिंत्रा का ही नाम आया तो कोई बात नहीं, कस्टमर को रिटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है इन सारी कंपनीज के लिए। इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, इतना ज्यादा दूसरी वेबसाइट्स डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है, जिसके चलते कस्टमर रिटेन करना एक बहुत बड़ा इन न्यू एज कंपनीज के लिए चैलेंज होता है। और ये चैलेंज बना हुआ रहेगा, एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है स्टॉक पे। नहीं, लेकिन देखिए आप करीब 2.5-3 करोड़ के आसपास के तो इनके मंथली एवरेज यूनिक विजिटर्स हैं, तो इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। और यहाँ पर अगर ग्रोथ आएगी तो कारोबार के ऊपर भी फोकस होगा। एक अच्छी रिपोर्ट आपको बताता हूँ अंत में, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से है, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और अभी भी 206 का टारगेट दे रहा है। चलो, आपने कहा था स्टॉक काफी गिरा हुआ है, इंटरेस्ट आना चाहिए। मैक्वायरी को जरूर आज इंटरेस्ट आया, इनिशिएट किए उन्होंने कवरेज और अंडर परफॉर्मेंस के साथ इनिशिएट किया। इतना गिरने के बाद भी अंडर परफॉर्मेंस के साथ इनिशिएट करके 115 का टारगेट दिया, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया मैक्वायरी को। जी प्रोफेशनल लड़ाई पर्सनल की तरफ जा रही थी तो मैंने कहा यहीं पे रोक दिया जाए इससे पहले कि। अच्छा आशीष, कौन से प्रोडक्ट्स तुमने नायका के यूज कर लिए? सर बहुत सारे, मैं कपड़े तो काफी सारे खरीद रहा हूँ। कपड़े भी बेचते हैं? हाँ। नहीं, नायका मेंस का भी एक अलग एप्लीकेशन है सर, उसमें ऐसा नहीं कि कपड़े मिल रहे हैं, आपको जिम इक्विपमेंट चाहिए, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, सब मिल जाए वहाँ पे। अच्छा हाँ। ओ ऐसा क्या? तभी मैं सोच रहा हूँ, मैं कब से, मैं तो आगे का सुन ही नहीं पाया। जब से ये बोले कि मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मैंने कहा कौन से मेकअप प्रोडक्ट आशीष क्या मैं तो तब कहा हम आशीष जी का। हाँ, आशीष जी का है, आशीष जी को बुलाइए जरा। आशीष जी, आपको बताना है दोनों में से क्या पसंद है, नायका या आईटीसी? अरे जी देख तो पकड़े गए। हाँ, पुराना इतिहास मैंने कहा याद तो दिलाऊं, नायका या है सर? अनिल जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो इस भाव में मैं नायका के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अनिल जी जिसमें कुछ वॉलिटिलिटी होगी, कुछ मजा तो आएगा। आईटीसी लेवल्स पे अनिल जी मैंने उस दिन बात की थी, अब ना मतलब थोड़ा मैच्योर हो गया भाव और प्राइस करेक्शन तो नहीं, मतलब प्राइस करेक्शन कह सकते हैं अनिल जी, थोड़ा बोरिंग स्टॉक हो जाएगा इस लेवल पे,
क्योंकि वो जैसे वो उस टाइम से वहां से निकल गया है, बहुत बड़ी मूवमेंट आ चुकी है। लेकिन अनिल जी, नायका की सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो मतलब कम ये जो नॉट जस्ट मिंत्रा, ये अजियो या बाकी साइट से अगर मार्केट शेयर गेन कर लेता है, देखिए अनिल जी, एक नायका में फ्लैम्बॉयंस तो है, इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और जो क्या कहते हैं जेंडर में, मतलब जो फीमेल साइड में है, उसका तो मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग उसने कैप्चर कर लिया है। लेकिन जो आशीष बोल रहा है, आशीष ने कुछ चीजें ली होंगी, लेकिन अभी अनिल जी मेल साइड पे जो मतलब हमने अभी यूज नहीं किया अनिल जी, तो अगर वो अगले कुछ महीनों में या एक आध साल के अंदर उस सेगमेंट को कैप्चर कर लेते हैं तो आई थिंक वो देन देयर विल बी अ सीरियस कंपटीशन विद अदर साइड्स। लेकिन अभी तो अनिल जी मतलब वो लगता है, बट चांसेस है अनिल जी, क्योंकि वो एक जो होता है ना, जो मैं कह रहा हूं अनिल जी, एक फ्लैम्बॉयंस है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं नायका एक बार अट्रैक्ट करता है सुन के मतलब या बात करके, तो उसके चलते अनिल जी अगर वो कुछ महीनों में वो मार्केट शेयर वाली गेम है सारी की सारी, अगर वो कैप्चर कर लेते हैं तो मतलब प्रॉमिसिंग तो दिखता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा इट्स अ क्वेश्चन मार्क। जी बिल्कुल परफेक्ट, नायका में फ्लैम्बॉयंस है बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, नायका या आईटीसी? अनिल जी अभी तो कॉल दिया आईटीसी पे, तो मैं हाँ, मैं तो भूल ही गया। हाँ नहीं, उसमें क्या हुआ, आईटीसी का कॉल दिया तो भी नायका भी खरीद सकते हैं, ऐसी क्या बात है? आपके पास कौन सी कॉल किया, पैसे की कमी है? मैंने भी अनिल जी आशु जी की तरह कभी खरीदारी की नहीं है नायका के मेन सेगमेंट से। और दूसरी चीज, अभी आशु जी कह रहे थे कि फ्लैम्बॉयंस है, तो वो तो डेफिनेटली है, बट अनिल जी ये बहुत बार क्या होता है कि हम सैलेड खाते हैं तो सैलेड हेल्थ के लिए अच्छी होती है, टेस्ट वाइज मजा नहीं आए, तो आईटीसी में मानता हूँ पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा रादर देन नायका। नहीं तो अब आपने मेन सेगमेंट से खरीदारी नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है उससे? आप विमेन सेगमेंट से खरीदारी करो, आपको अगर लगे सस्ता मिल रहा है तो फिर शेयर नहीं लेना है, आपको लगे बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचना है, आपको खरीदना पड़ ही रहा है, तो फिर आपको स्टॉक पे बुलिश हो जाना है, सिंपल। क्यों? है ना? सही है, लॉजिक तो बराबर है। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी मैं उस पे एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ, स्टॉक पे एक्सपर्टीज रखता हूँ। ओके, चलिए ये हुई ना बात। चलिए, तो सिद्धार्थ जी की तरफ से राय आईटीसी पर और आशु जी की तरफ से राय नायका पर इस वक्त आती हुई। एक कुछ कह रहे हैं, आई थिंक आशु। कौन? आशु जी। जी सर बोलिए। अनिल जी, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ शेयर पे पकड़ रखता हूं, तो अब संदीप जी का इनसे एक वो सेशन कराना पड़ेगा। अगर सिर्फ शेयर पे रखेंगे तो चैनल चेक कैसे करते हैं ये? मतलब इतना बड़ा फंडामेंटल एनालिस्ट विदाउट चैनल चेक, अनिल जी ये बात मुझे मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रही है। नहीं मैं प्रोडक्ट पे एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ, चैनल चेक जरूर रखता हूँ आशु जी। हाँ, प्रोडक्ट पर एक्सपर्टाइज नहीं है, करेक्ट। हाँ, ये शब्द तो सही, यही यूज किया था बिल्कुल। हाँ, चैनल चेक के तो एक्सपर्ट हमारे दो ही हैं, जैन साहब और बंसल जी। बंसल जी तो मतलब कहाँ चैनल चेक करके आ जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, वहां पहुंच जाते हैं। ओके, बढ़ते आगे। और चीनी की कीमतों में आ रही है तेजी, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बलरामपुर चीनी खरीदने की राय दी थी सचिन जी ने भी। चीनी की कीमतों में उछाल क्यों है, बताने के लिए हमारे साथ है इस वक्त नेहा बताइए क्या हो रहा है शुगर में? सर, चीनी की कीमतें हमने देखा है हाल फिलहाल में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट आइस रॉ शुगर का एक्सपायर हुआ था वो 22 सेंट पर हुआ था, जो कि 6.5 साल के उच्चतम स्तर है। मई कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करें, वो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हाई पर ट्रेड कर रहा है, भले 6 साल के हाई से थोड़ा नीचे हो, लेकिन अभी भी ऊंचे लेवल पर बना हुआ है। और बीते हफ्ते सारी एग्री कमोडिटीज हैं वो बिल्कुल फिजल आउट कर गई थी, एकमात्र चीनी थी जो 6.5% की वीकली स्ट्रेंथ को लेकर बंद हुई है। सबसे पहला डेवलपमेंट तो सर अभी हुआ है, शुगर एवं खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि अप्रैल में वो चीनी एक्सपोर्ट की समीक्षा करेंगे। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वित्त वर्ष 2023 के लिए उन्होंने उत्पादन घटने की यहां पर आशंकाएं उनको लग रही है। अभी तो जो नंबर है वो थोड़ा सा कम ही लग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश के कारण और जिस तरह के वेदर कंडीशंस बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्पादन पर असर पड़ सकता है। और इसका हमने डेटा भी चेक किया है, फरवरी के अंत से 2 दर्जन मिले हैं जिसमें क्रशिंग रुक चुकी है, तो ये एक दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में देखें, जो दूसरे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ब्राजील की बात कर लें, उत्पादन तो फिर भी कह रहे हैं कि शायद बढ़ जाएगा, लेकिन जो उनकी करेंसी रियाल है उसमें मजबूती के चलते वहां के एक्सपोर्टर्स चीनी बाहर बेचने से पहले अब रुकेंगे, उनके लिए बहुत लुक्रेटिव नहीं हो जाता। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वहां पर कच्चे तेल पर, गैसोलीन पर जो पहले टैक्स एग्जेम्पशन था उसे रोल बैक कर लिया गया है और अब अगले 4 महीने तक वहां पर पूरा टैक्स लगेगा। क्रूड के एक्सपोर्ट पर 9-10% का टैक्स लगेगा। तो क्लियरली एथेनॉल इंडस्ट्री इससे बहुत खुश है, क्योंकि बायोफ्यूल कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, विच
क्लियरली मीन्स कि अब जो गन्ना है वो चीनी के उत्पादन के बजाय यहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्रीज की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएगा, तो ये सप्लाईज को स्क्वीज करेगा। और यूरोप में जो शुगर बीट आउटपुट है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर चिंताएं बनी हुई। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतों को फर्म बनाए हुए हैं और अभी भी स्ट्रेंथ की संभावना दिख रही है। तो आप कह रही हैं कि आगे प्राइसेस और बढ़ने की पूरी संभावना है। ऑलरेडी हम 22 सेंट देखकर आ चुके हैं। नियर टर्म सप्लाई की चिंताएं बनी हुई है। 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिर भी ईज आउट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी छोटी अवधि में नियर टर्म में ऐसा लग रहा है कि अभी भी चीनी को लेकर जो दिक्कतें हैं वो बनी रहेंगी। तो शॉर्ट टर्म में शुगर स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखना है। अभी बलरामपुर चीनी की बात चली थी, आई थिंक आज ही भारत में बयान आया मिनिस्टर साहब की तरफ से कि इंडिया में तो आउटपुट अच्छा खासा रहेगा, बट फिलहाल एक शुगर प्राइसेस पर नियर टर्म में एक कंसर्न है। बलरामपुर डेज हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। सेठी साहब, शुगर पर फोकस करने का वक्त है शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट? बिल्कुल दीपांशु, सही सेक्टर पिक किया। स्टॉक सेक्टर पे बुलिश हूं। जिस तरह से इंटरनेशनली रॉ शुगर के प्राइसेस बढ़े हैं और जो भारत से भी इंडिकेशन आ रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में जो अनसीजनल रेन्स की वजह से जो यील्ड कम हुई है, तो उसका एक फायदा पूरे शुगर सेक्टर को होगा। और एथेनॉल की स्टोरी अपनी जगह है। और आज सुबह भी एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मैंने एक टेक्सटाइल स्टॉक जिसमें शुगर का भी बिजनेस है, केपीआर मिल रिकमेंड किया था। 588 के लेवल पे किया था, अभी 605 के लेवल पे है। और इसके अलावा भी कई सारे शुगर स्टॉक्स कई बार मैंने रिकमेंड किए हुए हैं, और उसमें अभी भी मैं तेजी की राय रखता हूँ। ईआईडी पेरी अच्छा लगता है, फिर आपके द्वारिकेश शुगर लुक्स गुड, दालमिया शुगर लुक्स गुड, आंध्रा शुगर अच्छा लगता है। मुझे लगता है इन सब शुगर स्टॉक्स पे, इन लेवल्स पे होल्ड तो करना है, खरीदारी भी की जा सकती है। आने वाले दिनों में और तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपके लिए शुगर स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आपको आते हुए दिख सकते हैं, बट चीनी ही है एक एग्री कमोडिटी जहां पर आपको बड़ा एक्शन दिख रहा है। बाकी अगर आप एग्री सेक्टर की कमोडिटीज को देखें तो वहां पर आपको तेजी नहीं दिख रही, इनफैक्ट मंदी आ रही है। इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बड़ी राहत है ही, बट आई समझते हैं क्या चल रहा है। तो शुगर तो ऊपर जा रहा है नेहा, बाकी एग्री कमोडिटीज में क्या हो रहा है? बिल्कुल, और इनफैक्ट पिछला हफ्ता हमने इंटरेस्टिंगली देखा कि नॉन एग्री कमोडिटीज हैं, यहाँ पर हमने वीकली बढ़त देखी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन एग्री कमोडिटीज की बात की जाए, खासतौर से जितने ग्रेन्स हैं, आप गेहूं की बात कर लें, सोया कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, खाने के तेलों की बात कर ले, एकाएक जो उनकी मजबूती है वो यहाँ पर गिरावट में तब्दील हो गई और आज तो हालत ज्यादा ही खराब है। ग्लोबल बाजार में गेहूं की जो कीमतें ऑलमोस्ट 18 महीने के निचले स्तर के पास हैं, $60 के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही हैं। जो फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी 14 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा सीबॉर्ड पर, वो तो $60 के नीचे भी चला गया है, तो 1.5 साल के लोस पर वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खाने के तेलों की बात करें, पाम तेल वायदा अर्ली ट्रेड तक हमने देखा था 4350 रिंगिट के पास था। सुबह सुबह इस पर अपडेट्स भी दिए थे। वो 4 महीने का हाईस था, एकाएक वहां पर हमने डिप डाउन आता हुआ देखा, वो तेजी टिकी नहीं। चीन में खाने के तेल हैं, पाम तेल की बात कर लें, सोया तेल की बात कर लें, उसकी कीमतों में हमने 2.5 से 3% का करेक्शन आता हुआ देखा है। शिकागो पर हमने देखा है कि पूरा सोया कॉम्प्लेक्स है वो गिरता हुआ नजर आया, और कॉफी की कीमतें 2 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड करती हुई दिखी हैं। तो इसका रीजन पहला तो यह कि रूस यूक्रेन के बीच में जो ग्रेन डील थी, वो बीच में लग रहा था कि रशिया आनाकानी कर रहा है, लेकिन अब फिर से जो टर्किश डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर पूरा वर्क कर रहे हैं, ये एक्सटेंड हो जाएगी, तो उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं दिख रही है। कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सुस्ती हमने बनते हुए देखी है, उसका एक फैक्टर है अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी को लेकर जो लगातार फेड प्रेसिडेंट्स की तरफ से बयान आ रहे हैं, उन्होंने डरा कर रखा हुआ है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो फंड, कमोडिटी फंड्स हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो बहुत सारे पैसा भी निकल जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो चीन में संडे को नेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस उसकी शुरुआत हुई, तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो बाजार को और कमोडिटीज को पसंद नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन की ग्रोथ की रफ्तार, मान रहे थे कि 6% के आसपास रखेंगे, वो बिल्कुल लोअर बैंड की तरफ लाए हैं। और प्रॉपर्टी सेक्टर जिसको लेकर इतने स्टिमुलस दिए गए, इतने मेजर्स उठाए गए, उसको लेकर अभी भी चिंता जताई है। कहा है कि हमें डिमांड को ड्राइव करना होगा, जब तक वो नहीं आएगी स्थितियां सुधरती नहीं दिखेगी। तो ये बात कमोडिटी बाजार को पसंद नहीं आई है, क्योंकि चीन बड़े कंज्यूमर्स में से आता है। ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं वैसे तो पूरे कमोडिटी मार्केट पर प्रेशर, लेकिन एग्री कमोडिटीज बिल्कुल उठ नहीं पा रही हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एग्री कमोडिटीज पर दबाव, और एक चीनी को छोड़कर बाकी कॉफी भी सस्ती हो गई। कॉफी 2 हफ्ते के लोस पर, इनफैक्ट बीच में मतलब जब भी कॉफी पिए तो शुगर कम मिलाएं, कॉफी ज्यादा डालें। चीनी क्यों चाहिए? बिना चीनी ओह इतनी महंगी होने वाली हेल्थ के पॉइंट, हेल्थ के भी और वेल्थ के भी, जो महंगा है उसको कम इस्तेमाल करें, जो सस्ता है उससे ज्यादा। पर जो चाय कॉफी पीते हैं उनके लिए तो अच्छा टाइम ही है, बिकॉज दाम नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जय को तो मजे आएंगे।
जय को मजे, जय को ही पूछ लेते हैं। जय, बिल्कुल कैश का ऑप्शन। जी जय बताएं, क्या आजकल क्या दाम चल रहे हैं? कोपा लुवाक क्या था? कोपा लुवाक, कोपी लुवाक के क्या दाम चल रहे हैं आजकल? अनिल जी कोपी लुवाक तो अनिल जी इसका दाम हमेशा ऊपर ही रहता है अनिल जी। क्या ये एक कप जो अनिल जी है वो 400-500 रुपए का मिलती है अनिल जी। हाँ 400-500 का कप? घर पे, घर का रेट बता रहा अनिल जी, बाहर का बात नहीं बता रहा हूँ जी अनिल जी। घर पे अगर आप एक कप पी रहे हो तो अपने घर पे कौन पैसे देके कॉफी पीता है? जय, आपको घर पे भी पैसे देने पड़ते कॉफी पीने के लिए? अनिल जी वो नहीं कहने का मतलब अनिल जी ये है, अनिल जी कहने का मतलब ये है कि हम जो मंगाते हैं डिब्बा उसका कॉस्ट होता है ना अनिल जी, तो घर पे इतने भी पड़ी अपने को, वैसा कहने का मतलब मेरा। ठीक बात, 400-500 रुपए घर पे, बाहर तो पी नहीं सकते, अपने बाहर नहीं पी, इतनी महंगी है तो अपने भी जय के घर पे पी सकते हैं। कॉफी अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो, अरे इतनी महंगी है जय तो हम भी आपके घर पे पी सकते हैं, बाहर नहीं पी सकते। स्टारबक्स की जी हाँ, स्टारबक्स का क्या? जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अनिल जी। मैंने इसीलिए स्टारबक्स में अगर आप ब्लैक कॉफी पीने जाते हो, जो नेहा ने जस्ट बताया कि विदाउट शुगर पी सकते हो, तो मैं तो ब्लैक कॉफी भी पीता हूँ, तो अनिल जी वो लगभग आपको 200-250 रुपए की एक कप मिलेगी। अच्छा। और वही अगर आप ग्राइंड करवा कर घर पर ले आएंगे तो घर पे आपको 15-20 रुपए का एक कप गिरेगा। अच्छा। तो 200-250 रुपए की चीज वहां पे घर पे एक कप आपका 15-20 रुपए का हो जाता है, पर कॉपी लुवाक तो अनिल जी घर पे ही 400-500 रुपए का होता है। सुमित जी की तरफ से एक मासूम सा सवाल आया है आपके लिए ब्लैक कॉफी पे। सुमित जी पूछ रहे बार बार, रोज अगर ब्लैक कॉफी पिए तो काले हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ओके, तो ये है जय की तरफ से उनका कॉफी के प्रति प्यार, और बाहर और घर के सारे रेट्स जय को पता है एकदम। आइए बताएं जय, कैश का ऑप्शन। तब वो ऑलमोस्ट वहीं पे चल रहा था एट द मनी, और वहां से हमें 17,800 तक का एक मूव देखने मिला, और 76 वाला कॉल ऑप्शन लगभग 98 तक का एक हमें मूव देखने मिला। 76 से रेदर 98 तक का एक मूव देखने मिला। 17,800 निकाल नहीं पाया बैंक निफ्टी, कहीं ना कहीं आज ये ट्रंकेटेड वीक होने के कारण हाई लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी एनर्जी पॉजिटिव है। सो ये जो इंट्राडे में हमें प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से 17,800 का देखने मिला है, उसके कारण अब जो स्ट्राइक में चूज कर रहा हूँ वो है 17,700 का। सो 17,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एलजी अब खरीदने की मेरी सलाह है। ये भी आपको मिलेगा 68 रुपए पे। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 26 रुपए का। सो 68 पर खरीदे, 26 का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 9 मार्च की एक्सपायरी का। इसका अनिल जी फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में है वो 112 का है। 112 से लेके 145 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। सेकंड टारगेट थोड़ा मैंने और ज़्यादा दिया है अनिल जी, रीज़न बीइंग अगर 17,800 के लेवल्स निकलते हैं, अगर पॉजिटिव आउटकम आता है फेड का, एंड उसके कारण अगर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे हमें नहीं देखने मिलती है, इनफैक्ट और रिकवरी अगर आती है यूएस मार्केट्स में, देन आई थिंक अनिल जी 17,800 निकल सकता है, और देयर आफ्टर 17,900 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। ऑन दी इमीडिएट बेसिस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 700 से 600 की जो रेंज है निफ्टी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एंड जब तक वो होल्ड आउट कर रहे हैं ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। 17,700 की कॉल खरीद कर चलिए, ये है आपके लिए जय की राय। आज सुबह 17,750 का कॉल भी खरीदा था, वहां से अच्छी मूव आई बाजार में। अब 17,700 डिप के बाद वापस खरीदारी के लेवल रहा है, एक्जैक्टली 17,700 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी की तरफ से। आई उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे है। स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स के अंदर वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 196 रुपीज 40 पैसा, 196 रुपीज 60 पैसा, 196 रुपए 40 पैसा। स्टॉक का नाम है जील, ZEEL, जी एंटरटेनमेंट। जील के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर वैसे भी वीकनेस थी, एक पुल बैक बाउंस बैक आया, फिर वापस से अब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जील के अंदर अब यहां से नीचे के लेवल देखने को मिलने चाहिए, जिसके अंदर 190 रुपए से लेके 186 रुपए तक के लेवल कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं।
201 रुपया, 202 रुपया ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 202 के स्टॉप लॉस से जील में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 190 186 के टारगेट्स के लिए। 190 186 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करे जी एंटरटेनमेंट। आज का पहला सेल कॉल आ रहा है और सुमित जी यूजुअली जाने भी जाते हैं सेल कॉल शुरू करने के लिए, तो नजर रखते हैं इस पर। सेल आ रहा है एक आशु जी की तरफ से, वेदांता का पुट स्प्रेड भी था, बैंक निफ्टी पर भी था, बट पहला फ्यूचर्स का अगर सेल कॉल आ रहा है तो वो है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। रखते हैं नजर 190 186 के टारगेट्स। आइए लेते हैं आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। कुछ ज्यादा बदला नहीं है अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं, कुछ ज्यादा मूव नहीं दिखा रहे हैं। यूरोप में भी ठीक ठाक एक्शन है। कच्चे तेल में आज आधे % की कमजोरी। रुपए पर रखिएगा नजर, क्योंकि एक समय में 20 पैसे मजबूत था रुपया, अब सिर्फ 6 पैसे मजबूत है, तो रुपया ऊपर से फिसलते हुए दिखा है क्लोजिंग से पहले। बट अदरवाइज 125 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दिख रही है। सर क्या करके जाना है? लॉन्ग पोजीशन तो मेंटेन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो फ्रेश भी खरीदारी कर सकते हैं, नहीं तो आप परसों आकर खरीद लें, क्योंकि 2 दिनों का मामला है, कल छुट्टी भी है। और अगर आपको रिस्क नहीं रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा गैप से खुल जाएगा या ऊपर या नीचे, तो आई थिंक 150-200 पॉइंट ऊपर, 150-200 पॉइंट नीचे तक की रिस्क है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 17,500 के पुट से आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 17,900 का एक कॉल लेकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फ्रेश पोजीशन बनानी है 17,700 के आसपास, तो एक ही कंडीशन पे खरीदना है कि अगर 17,550 17,600 मिलेगा तो वहाँ आप और ऐड करेंगे तो ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। तो ये आपके लिए निफ्टी पर आया है। टारगेट वही 17,775, 800, 850 और उसके बाद के आगे के देखेंगे ये निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 41,300 के ऊपर बंद हो रहा है, 41,400 के आसपास अच्छी क्लोजिंग हो रही है, कोई खराब क्लोजिंग नहीं है। और 16 फरवरी के बाद पहली बार 41,300 के ऊपर वापस बंद होता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी बढ़िया क्लोजिंग दे रहा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप चाहें तो 41,000 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मूव के लिए आपको हेज करना है तो 41,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलें। अगर आप शॉर्ट हैं और अपने आप को हेज करना चाहते हैं तो 41,700 का कॉल ऑप्शन लेकर हेज कर सकते हैं। लेकिन 60% आपके लिए चांस लॉन्ग साइड पर बेहतर है, वहाँ पर खरीदारी करने के मौके ज़्यादा हैं। और या तो आप अभी खरीदें, तो सिंपल सी चीज़ ये कि बुधवार को आपको नीचे अगर और मौका मिले तो ऐड करने की ताकत रखें, उस लिहाज से आप एक्शन करें जी। तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करिए, हेज जरूर लेकर जाइए, अदरवाइज वैसे कोई परेशानी नहीं है। बट टुवर्ड्स एंड हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली कुछ स्टॉक्स में भी आते हुए देख रहे हैं, और साथ ही हमने देखा रुपए में भी ऊपरी सर से आपको थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताएं। दीपांशु, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला, रिकवरी देखने मिली। बिरला सॉफ्ट, इसका कॉल ऑप्शन मेरी खरीदने की सलाह है। 290 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 8 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है अभी, इसको खरीदने की मेरी सलाह है दीपांशु। एंड टारगेट्स ऊपर की तरफ निकल कर आ रहे हैं इसके। दैट कम्स टू अराउंड 15.5, 15.5 का पहला टारगेट बन रहा है, 19 रुपये का दूसरा टारगेट है। बिरला सॉफ्ट 290 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो नीचे पे रखना है दीप, दैट वुड बी एट 5.7, 5 रुपये 70 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाया, तो 3 पॉइंट का एक डाउन साइड रिस्क है। 2000 का लॉट है तो 6000 के आसपास का डाउन साइड रिस्क है, मगर टारगेट्स ऊपर पे दूसरे टारगेट्स 19 रुपये तक आ रहे हैं। सो इसको खरीदने की मेरी सलाह है दीपांशु। जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक लगभग ये 305 से लेकर 310 रुपये तक के हमें लेवल्स दिखाएगा, और ये सीरीज की तो जस्ट अभी शुरुआत ही है। के तो जय की तरफ से कॉल ऑप्शन बिरला सॉफ्ट सुबह से ही एक्शन में है, मिड कैप आईटी को लीड भी कर रहा है, और अब आप खरीदारी करके जाइए कॉल ऑप्शन के जरिए 290 की कॉल। आइए वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब। दीपांशु, क्यूमिंस में बीटीएसटी करके चलना है। 1630 का एक मल्टीपल पिछले 10 दिनों का रेजिस्टेंस इसने अभी निकाला है, अभी 1633-34 है। मेरा मानना यह 1660-1670 तक आपको परसों के दिन में दिखाई देना चाहिए। आपका 1618 का स्टॉप लॉस और 1670 का टारगेट।
1618 का स्टॉप लॉस, 1670 का टारगेट। कमेंट्स यहाँ पर करें खरीदारी। तो जाते जाते कुछ बाय कॉल्स आ रही हैं, थोड़ा मूड बेहतर ही दिख रहा है और अनिल जी ने भी कहा कि पोजीशन है तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, बस एक हेज बनाकर जाइएगा। एंड ऑफ ट्रेड कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर स्पाइक दिखा है। मदरसन पर रखिए नजर, इस पर एक अच्छी मूव आई है। वागले साहब ने कमेंट्स की बात करी। एबिट एक और काउंटर है जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखिए, उस पर भी रखनी है आपको नजर। बॉश में भी एक स्पाइक आ रहा है। पीएफसी इसमें एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिखा है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर पीएफसी बंद हो रहा है। इसका चार्ट एक बार बंसल जी से राय ली जाए। बंसल जी, पीएफसी 162 के लेवल्स डेज हाई पर बंद हो रहा है सर, 4% ऊपर। जी दीपांशु, इसको अगर आप देखें तो मैं और कुणाल जी इसको निचले स्तरों से रिकमेंड करते आ रहे हैं 144 145 से, और स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है, और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 159.5 का रखना चाहिए। करेक्शंस पे खरीदारी करें, जिन्होंने लिया हुआ है बने रहें, खरीदारी करें, लिया हुआ है तो बने रहें। इस पर अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है। गेल भी 3.25% ऊपर बंद हो रहा है। बाय द वे पीएफसी के साथ आरईसी पर भी रखिए नजर, 2.5% ऊपर आरईसी भी बंद हो रहा है। तो दोनों पावर लेंडर्स में एक बढ़िया स्पाइक टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आते हुए दिखा है। हीरो मोटो पर भी रखिएगा नजर। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की बाइक इन्होंने लॉन्च करी, 125 सीसी की ये बाइक इन्होंने लॉन्च करी, तो ये स्टॉक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छी शुरुआत हुई है हफ्ते की। जो ओपनिंग का मोमेंटम था वो तो बाजार ने सस्टेन नहीं किया, बट अच्छी गेंद 125 अंकों की गेंद के साथ आप क्लोज आउट करें। 17,800 का एग्जैक्ट लेवल आज छूने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। बैंक्स में भी थोड़ी गिरावट हुई, बट बैंक निफ्टी भी आप संभलकर 41,400 के आसपास बंद होने की तैयारी में है। अदानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर। आज टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी थी, 3% ऊपर ये काउंटर रहा। यूके के जेएलआर के सेल्स के अपडेट्स भी आए थे। बजाज फिनसर्व में आपने खरीदारी आती हुई देखिए, इसकी तरफ से अपडेट भी आया था। इसके साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर आपने मूव देखिए। एशियन पेंट्स 2 एक्सपर्ट्स के रेडार पर था, दोनों में अपने खरीदारी की राय देखी, स्टॉक भी मोमेंटम में था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इन चारों हैवी वेट्स में आपने खरीदारी देखी है, जिसकी वजह से निफ्टी को सहारा रहा। सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, उसमें ब्रिटानिया टॉप लूजर था, सीएलएसए का डाउनग्रेड आया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, तीनों मेटल काउंटर्स कमजोर थे। हल्की सी गिरावट रेड्डीज, डिवीज लैब में आपने आती हुई देखी। सन फार्मा भी कमजोर था। बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक ने भी आज ट्रेड में कुछ नहीं किया। वायदा कारोबार की तरफ आए, 9% ऊपर था एमजीएल, जबरदस्त तेजी इसमें बनती हुई दिखी है। अदानी एंटरप्राइजेस के अलावा फर्स्ट सोर्स, यहां पर आपने एक्शन देखा है। संवर्धना, मदरसन में आपने मूव देखी है। आईजीएल, गुजरात गैस, ये दोनों काउंटर्स भी मूव कर रहे थे। बिरला सॉफ्ट, जिस पर अभी बाय कॉल आई थी आपके लिए। लॉरस लैब्स, ऑरेकल फाइनेंशियल, कोरोमैंडल, सुबह इसकी भी चर्चा हो रही थी। साथ ही बलरामपुर, सचिन जी ने राय दी। चंबल फर्टिलाइजर, एक और काउंटर जो अनिल जी के रेडार पर था। चोला इन्वेस्टमेंट, इस पर भी आपने मूव देखी है। गिरावट रही दालमिया भारत में, गिरावट थी अंबुजा सीमेंट में। एसीसी भी आज कमजोर था। गोदरेज कंज्यूमर्स में वीकनेस देखी है आपने। वेदांता, सेल, तो मेटल काउंटर्स आज क्लियरली बाजार के लूजर्स थे, कोई योगदान यहां से नहीं आया। बट बाकी सेक्टोरली आप देखें तो ठीक ठाक ही मूव बनती हुई दिखी है। कैश में भी कई स्टॉक्स थे जहां पर बड़ी मूव आई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 10% दौड़ा है आज। जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार एक्शन में रहे। गॉडफ्रे फिलिप्स, इसकी बात हो रही थी सुबह, यहां पर भी तेजी रही। पतंजलि में 5% का सर्किट था। चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल, यहां पर भी आपने खरीदारी देखी। तो जी 17,700 होल्ड कर। निफ्टी भी बंद होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में अच्छा 450 अंकों का दिखा उछाल। फाइनल क्लोजिंग लगभग इन लेवल के आसपास आती हुई दिखेगी। आइए तब तक बता दें आपको बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। होली का खुमार पूरे देश पर है और ऐसे में कमोडिटी बाजार भी पीछे नहीं है। इस होली किस रंग से रंगेगा कमोडिटी बाजार? हरे रंग से होगा गुलजार या लाल रंग से होगा बेहाल? जानिए ट्रेडिंग की दमदार स्ट्रेटेजी, हमारी खास पेशकश होली पिक्स कमोडिटी स्पेशल शाम 5:30 बजे। पैकेज फूड के इसके ऊपर हेल्थ स्टार रेटिंग को आईसीएमआर और एआईआईएमएस ने नाकाफी बताया है। इनका कहना है कि अनहेल्दी फूड से बचना है तो डायरेक्ट वार्निंग देनी होगी, जबकि पैकेज फूड कंपनियां स्टार रेटिंग के पक्ष में। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि अगर फसाई की स्टार रेटिंग लागू होती है तो क्या ये महज खाना पूर्ति होगी, और वहीं आईसीएमआर के मुताबिक क्यों लेवल पर डायरेक्ट वार्निंग होनी चाहिए, इसकी वकालत कर रहे हैं। इन सब पर करेंगे चर्चा। स्टार रेटिंग पर बटी सरकार, ये हमारी आज की स्टोरी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में अमित श्रीवास्तव, मेंबर न्यूट्रा टास्क फोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व हेड आईसीएमआर, डॉक्टर राघव जदली, प्रेसिडेंट एआईएफपीए, इनसे करेंगे हम आज मुलाकात। और उसके बाद मनी गुरु में आपको बताएंगे महिला दिवस पर विशेष चर्चा, और साथ ही होली भी करेंगे
आज खास बातचीत की महिलाओं के लिए मनी मैनेजमेंट टिप्स कौन सी है, कौन सी स्कीम और कौन से फंड होंगे उनके लिए मुनाफेदार, कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना है जरूरी। शाम 6:30 बजे देखिए निवेश के 7 रंग और हमारे साथ होंगी लेखिका और समीक्षक मोनिका हालन, आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर की होल टाइम डायरेक्टर सुप्रिया राठी और बजाज कैपिटल में वेल्थ की सीईओ कामायनी नागर। इन तीनों से करेंगे हम आज मुलाकात। रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी, गुजरात सरकार ने एक देश एक चालान की शुरुआत की और उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट दूसरे राज्यों में भी जल्द लागू होगा। इसके तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले दूसरे राज्यों की गाड़ियों का चालान काटा जा सकेगा और 90 दिनों के अंदर चालान नहीं भरने पर चालान अपने आप वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी पर होगी हमारी खास चर्चा, एक देश एक चालान, रात 8 बजे। ओके, और इस बीच देश होली के रंग में डूबा हुआ है, लेकिन इस बार होली के रंग में इन्फ्लुएंजा के डर ने भंग डाल दिया और आपने देखा होगा कि आजकल ये बड़ा वायरल हो रहा है और इसके लंबे समय तक रहता है। और जानकारों के मुताबिक ये इन्फ्लुएंजा ए है, यानी कि H3N2 वायरस। इस पर ICMR ने भी संज्ञान लिया और होली के पहले आपको किस तरह की सावधानियां रखनी है हम आपको बताएंगे होली जम के, फीवर से बच के, रात 8 बजे कवर स्टोरी में। तो ये है आज का पूरा शेयर। लिफाफा लेवल पर बंद होता हुआ बाजार 17,711, सुमित जी का पसंद 117 पॉइंट ऊपर, 415 पॉइंट ऊपर समाप्ति सेंसेक्स की 60,224 और 41,350 पर 99 पॉइंट बंद होता हुआ बैंक निफ्टी ऊपर। डाउ फ्यूचर्स 12 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 2 पॉइंट ऊपर। विदा दीजिए दीप को।